आप सभी ने मालवेयर एंड वायरसेस के बारे में ज़रूर से सुना होगा एंड आप में से कई लोगों ने इसका इशू अपने सिस्टम में फेस भी किया होगा। आज का जो वीडियो है इन मालवेयर वायरसेस के बारे में ही है। इनके बारे में हम समझेंगे कि मालवेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के मालवेयर्स होते हैं एंड लास्ट में हम समझेंगे कि इनको एनालाइज कैसे करते हैं, अपने सिस्टम से आप निकाल कैसे सकते हो एंड इससे बच कैसे सकते हो। छोटा सा डिस्क्लेमर, उसके बाद मिलते हैं हम। Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activities. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। वॉरियर्स, यहाँ पर हमने देखा था कि किसी ने हमारा फेसबुक का फेक पेज बनाया था एंड हमने उसको यहाँ पर डिलीट भी करवा दिया है एंड हमने अपना खुद का नया पेज चालू किया है फेसबुक में। तो आप फेसबुक पे भी जाके हमको फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक को ही क्लिक करके आप यहाँ पर वहाँ पे ज्वाइन होना, ठीक है। तो वो हमारा जो लिंक से लिंक दी हुई है वो हमारा रियल पेज है। फेक पेजेस में कभी भी ज्वाइन मत होना, वहाँ पर आपको गलत इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे मालवेयर एंड थ्रेट्स। मालवेयर थ्रेट्स, देखो मालवेयर जो है ना, ये मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं कुछ। इनकी कैटेगरीज होती है बहुत सारी, ठीक है। अब इनकी क्या क्या कैटेगरीज होती है ये समझने से पहले यहाँ पर हम समझेंगे एक्चुअल में मालवेयर्स कितने टाइप के एंड किस लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इनकी कैटेगरी समझने से पहले हम समझते हैं मालवेयर है क्या। तो यहाँ पर मालवेयर्स के लिए मैंने बेसिकली 3 पॉइंट्स निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मालवेयर्स जो हैं जो बेसिकली यहाँ पर यूज होते हैं एंड इनको कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। मैलिशियस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं, यानी डेंजरस होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ये हमारे सिस्टम को डैमेज एंड डिसेबल भी कर देते हैं। डैमेज एंड डिसेबल का मतलब ये है कि डैमेज का मतलब ये है कि आपके सॉफ्टवेयर्स में यहाँ पर दिक्कत कर देते हैं। डिसेबल मतलब आपके हार्डवेयर तक ये डैमेज कर सकते हैं आपके सिस्टम को, इसलिए यहाँ पर डैमेज एंड डिसेबल दोनों वर्ड्स लिखे गए, ठीक है। एंड यहाँ पर ये आपके जिसने यहाँ पर वायरस डाला है वो आपके सिस्टम को फुल कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये जो मालवेयर्स हैं ये आपके सिस्टम का फुल एक्सेस दे देते हैं जो यहाँ पर अटैकर है, ठीक है। तो फुल एक्सेस या लिमिटेड एक्सेस, वो कुछ चीज़ें ही कंट्रोल कर सकता है। कुछ वायरसेस जो हैं वो नॉर्मल यूजर का एक्सेस देते हैं, कुछ वायरसेस जो हैं वो एडमिन लेवल का एक्सेस दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर लिमिटेड एंड फुल लिखा गया है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में कोई भी वायरस गया तो हमारी बॉडी यहाँ पर मिसबिहेव करती है, कई बार लोगों को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वैसे ये वायरस होते हैं, ये वायरसेस जो हैं सिस्टम को उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना कि वायरस हमारे बॉडी को। तो यहाँ पर ये जो वायरसेस हैं इनके कई टाइप्स बनाए गए हैं यहाँ पर बेसिकली। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्चुअल में इनके कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हो टाइप ऑफ वायरसेस जो है, यहाँ पर पहला है ट्रोजन एंड सेकेंड है मालवेयर, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड है यहाँ पर बोटनेट, फोर्थ है यहाँ पर बैकडोर्स एंड फिफ्थ है वायरसेस एंड यहाँ पर मनी मोर स्क्रिप्टर्स, रूटकिट एंड वॉर्म्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स होते हैं, मतलब इनकी मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रोजन की। ट्रोजन जो है ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम में आपके रिमोट एक्सेस देने के लिए यूज होते हैं। मतलब जिसने आपके सिस्टम का यहाँ पर जिसने आपके सिस्टम में यहाँ पर ट्रोजन डाला है वो आपके सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है, आपकी क्रेडेंशियल्स चोरी कर सकता है। अब यहाँ पर ट्रोजन के बहुत सारे टाइप होते हैं। हॉर्स ट्रोजन होता है एंड रैट ट्रोजन होता है एंड मैनी मोर्स टाइप होते हैं इनके, ठीक है। मतलब जितने मैं आपको बता रहा हूँ इनके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन इनका काम एक ही है, आपके सिस्टम को डैमेज करना एंड आपकी डिटेल्स को चोरी करना, ठीक है। यहाँ पर टाइप ऑफ मालवेयर्स का मतलब है, आप लोग एक यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो टाइप ऑफ मालवेयर है बेसिकली, ये मालवेयर जो है ना इनका मतलब होता है मैलिशियस प्रोग्राम्स। इनके अंदर आते हैं ये सारे, मतलब इसी के कैटेगरीज हैं। ये मालवेयर्स की अलग अलग कैटेगरीज है जिनको अलग अलग काम में बांटा गया है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर एडवेयर, ठीक है। ट्रोजन के बाद यहाँ पर हम एडवेयर के समझते हैं। आई होप ट्रोजन आपको समझ में आ गया होगा। एडवेयर जो है यहाँ पर बेसिकली आपने देखा होगा वेबसाइट में जो पॉपअप एड्स आते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे एड्स आते हैं जो कि आपको क्लिक करते हो दूसरे वेबसाइट में रिडायरेक्ट करते हैं। ये एडवेयर जब आप एड्स में क्लिक करते हो वहाँ पर बहुत सारे लोग लालच में आके क्लिक कर देते हैं, या फिर वहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको एड्स दिखाए जाते हैं पॉपअप में, वेबसाइट में आपने देखा होगा।
तो वहाँ पर उन एड्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, वो आपको ले जाता है दूसरे वेबसाइट में। वहाँ से आपके वेबसाइट में डाउनलोड होना कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो वो वायरस होता है एक्चुअल में। तो ऐड के थ्रू आता है, यहाँ पर एडवेयर जो है ऐड के थ्रू आता है, मतलब जो वायरस है एडवेयर, वो ऐड के थ्रू आता है, इसलिए उसका एडवेयर नाम है। ठीक है, एडवेयर एक्चुअल में ज़्यादातर इन्हीं से लोग यहाँ पर कह सकते हो अट्रैक्ट होते हैं, एंड इसी से ज़्यादातर लोग डैमेज करा लेते हैं अपना कंप्यूटर को। तो जो एड्स आते हैं उन पे क्लिक मत करना, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कुछ, देखो हर एक ऐड जो है वो बैड नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन उन पे क्लिक करना अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग अपने सूझबूझ से देखना एंड क्लिक कर सकते हो। एंड मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा कि क्लिक मत करना तो ही अच्छा है। ठीक है, तो एडवेयर से भी वायरस आते हैं, जो आपको पॉपअप दिखाया जाता है वेबसाइट में, उनसे भी वायरस आते हैं। वो आप क्लिक करोगे आपको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ पर कुछ डाउनलोड होगा आपके सिस्टम में, एंड आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्स भी हो जाते हैं यहाँ पर कुछ। तो यहाँ पर एडवेयर बेसिकली जो है एड से यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है बोटनेट। बोटनेट क्या होता है? बोटनेट एक्चुअल में कुछ हैकिंग, नेटवर्क से हैक हुए सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बोटनेट, नेटवर्क का यूज करके सिस्टम्स को, बहुत सारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं अटैकर्स बोटनेट का यूज करके, एंड बाद में इनको डॉस अटैक के लिए, मेल स्पैमिंग के लिए इन सभी सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बॉट्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो सिस्टम्स हैं ये हैक हुए बॉट्स होते हैं, जो कि अब वायरस के जैसे काम करते हैं, स्पैम मेल भेजने के लिए, डॉस अटैक करने के लिए, तो इसको बॉटनेट कहते हैं। ज़्यादातर ये सिस्टम मतलब वायरलेसली इसको हैक किया जाता है, वायरलेस सिस्टम को यूज़ करके, इसलिए इनको बॉटनेट कहा जाता है। ये एज अ बॉटनेट काम करते हैं, क्योंकि जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो ऑनर हुआ, एंड यहाँ पर बेसिकली ये जो कुछ है सिस्टम्स, ये एज अ रोबोट काम करते हैं उसके लिए, इसलिए इसको बॉटनेट कहते हैं। एंड बॉटनेट का यूज़ करके बहुत ज़्यादा यहाँ पर डॉस अटैक किया जा सकता है। ठीक है, बहुत लंबे तक डॉस अटैक किया जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर बैकडोर्स। बैकडोर्स बेसिकली वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो मैलिशियस एक्टिविटी होती है, या फिर वो मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम के बैकएंड में रह के काम करते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम में बैकएंड में रह के काम करते हैं, जिससे आपको पता नहीं लग पाता, लेकिन वो बैकएंड में अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मैलिशियस एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आपका डेटा भेजना, आपका एक्सेस लेना, एंड अटैकर बैकडोर इंस्टॉल करके आपकी सारी चीज़ें देख रहा होता है, बट आपको नहीं पता होता। जैसे आपके सिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज चल रही है, आपके सिस्टम में पोर्ट खुले हुए हैं, कौन से पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, लेकिन वो आप बैकएंड में चल रहा है। बैकएंड में जब आप उसको प्रॉपरली देखते हो, तब मतलब जिस चीज़ के लिए, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट से आप देख सकते हो आपके कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, तो जब तक आप उनको एक्सेस नहीं करोगे आपको सामने नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कुछ बैकएंड में रन हो रही है, बट आपको सामने नहीं दिख रही है। तो ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम जो कि बैकएंड में रन होते हैं, आपको सामने नहीं दिखते, उनको बैकडोर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वायरसेस। वायरस जो है ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डेफिनेटली आपके सॉफ्टवेयर्स को डैमेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज करने के लिए बनाए जाते हैं, मतलब आपके फाइल एंड फोल्डर को डैमेज करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर इनका मोटिव यही होता है कि आपके फाइल एंड फोल्डर्स को डैमेज कर सकें। ठीक है, एंड जितनी भी फाइल्स आपके सिस्टम में रखी हुई है, जितने भी फोल्डर्स रखे हुए हैं, उनको डैमेज करने के लिए ये वायरसेस जो है ज़्यादातर मतलब इनका मोटिव वही है, जो कि आपके वायरस को यहाँ पर डैमेज करे, एंड मतलब आपके जो फाइल्स हैं उनको डैमेज करे, एंड आपको यहाँ पर परेशान करना ही इन वायरसेस से काम होता है। बाकी ये ना तो किसी चीज़ के एक्सेस देते हैं, ना ही यहाँ पर कह सकते हो रिमोट कंट्रोल देते हैं वायरसेस। ये ज़्यादातर आपके फाइल एंड फोल्डर को डैमेज करने के लिए बनाए जाते हैं, एंड जो यूज़र है उसको परेशान करने के लिए। ये कभी भी एक्सेस नहीं देता। एक्सेस देने के लिए यहाँ पर ट्रोजन्स एंड अदर बहुत सारे हैं। ठीक है, रिमोट एक्सेस देने के लिए वायरसेस कभी भी आपके डिवाइस का एक्सेस नहीं देते। उसके बाद आते हैं क्रिप्टर्स। क्रिप्टर्स एक्चुअल में कह सकते हो ये एक फंक्शन है, मतलब ये एक फंक्शन है जो कि इन किसी भी मालवेयर के अंदर होता है। ये क्या करता है एक्चुअल में, जैसे मैंने यहाँ पर एक वायरस बनाया, ठीक है, ये वायरस क्रिएट करने के बाद ये क्रिप्टर क्या करेगा, इसको क्रिप्ट कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, जिससे मेरा जो एंटीवायरस है वो इसको स्कैन नहीं कर पाएगा, इस वायरस को स्कैन नहीं कर पाएगा, तो ये ऐसे सिक्योरली अंदर रहेगा। ठीक है, ये वायरस सिक्योरली अंदर पहुंच सकता है, तो सिक्योरली अंदर जब पहुंच जाएगा तो कोई इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। तो इनक्रिप्टर जो है ना, इसको इनक्रिप्ट करने का काम करता है। हर एक जो मैलिशियस प्रोग्राम है उनको इनक्रिप्ट करेगा,
एंड सेफली अंदर पहुंचाएगा। अगर इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो उनको हमारा जो एंटीवायरस है बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद आता है यहाँ पर रूट किट। रूट किट में आपको थोड़ा एक अच्छे से समझाता हूँ। देखो, आप सभी ने विंडोज़ को यूज़ किया होगा, है ना। विंडोज़ तो यूज़ करते हो आप लोग। विंडोज़ में एक वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिन जिसको कहते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन। वैसे ही यहाँ पर लिनक्स में एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं रूट, ठीक है। इसका मतलब रियल में एडमिन होता है, एडमिन ही होता है, ठीक है। रूट का मतलब एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रूट किट्स है ना, ये एडमिन एक्सेस लेने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ मलेशियस प्रोग्राम होते हैं जो कि एडमिन लेवल फुल एक्सेस देते हैं, जो एंड कुछ जो होते हैं वो कुछ लेवल तक एक्सेस देते हैं, मतलब फुल एक्सेस नहीं दे पाते। तो ये रूट किट जो है ना, ये एडमिन एक्सेस लेने के बनाया जाता है। एडमिन एक्सेस मतलब अगर आपको एडमिन एक्सेस मिल जाए ना तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जनरली एडमिन एक्सेस करने के लिए इनका बनाना मोटिव होता है, इनका आना मोटिव होता है। एंड एडमिन एक्सेस के वजह से आपके सिस्टम में कोई भी चीज़ें परफॉर्म की जा सकती है। तो रूट, यहाँ पर जो रूट बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, रूट जो रूट है इसका मतलब एडमिन, किट का मतलब है एडमिन का एक्सेस लेने वाला टूल, ठीक है। तो रूट एंड किट, तो ये जनरली आपके एडमिन या फिर डीप लेवल तक एक्सेस ले लेते हैं। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रूट में रहता है, मतलब कि आपके कर्नल लेवल का यहाँ पर एक्सेस ले लेता है। तो कर्नल लेवल का नहीं लेता, ये सिर्फ आपके एडमिन लेवल का लेता है। कर्नल लेवल का एक्सेस बहुत डीप हो जाता है, जो कि जनरली लेना पॉसिबल नहीं होता है इतना, ठीक है। तो रूट किट एक्चुअल में उस डीप फाइल में रहता है। जैसे विंडोज़ की फाइल आपने देखा है ना, विंडोज़ की फाइल देखा होगा आपने, विंडोज़ 32, उसके अंदर कहीं जाके बहुत दूर फोल्डर में बैठ जाएगा, बहुत डीप फोल्डर में, जहाँ पर आप इजीली एक्सेस नहीं कर पा सकते विंडो के उस फोल्डर को। आपको भी वहाँ पर अलाउ लेना पड़ेगा, एडमिन परमिशन करना पड़ेगा एडमिन को, मतलब आपको भी परमिशन लेना पड़ेगा उस फोल्डर के अंदर बैठने के लिए, जाने के लिए, देखने के लिए। वहाँ पर ये रूट किट्स बैठते हैं, ठीक है, मतलब विंडो के सबसे डीप फोल्डर में, इसलिए इसको रूट किट कहा जाता है। एंड विंडोज़ के सबसे डीप में पहुंचने के बाद ही आप एडमिन लेवल का एक्सेस ले सकते हो। उसके बाद आता है वॉर्म्स। यहाँ पर वायरसेस एंड वॉर्म्स ये दोनों एक साथ लिए जाते हैं। वायरसेस ज़्यादातर आपके सिस्टम की जो सॉफ्टवेयर है उनको डैमेज करेगा, लेकिन जो वॉर्म्स है ये आपके हार्डवेयर को डैमेज करता है। रोम, CPU, रैम, ठीक है, इन सभी चीज़ों को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। ये खुद को स्प्लिट कर लेता है, मतलब ये खुद को यहाँ पर बढ़ा सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, वैसे ही कोरोना वायरस खुद को वो एक बार एक उसका छोटा सा एक पार्टिकल अंदर पहुंचा तो वो खुद को स्प्लिट कर देता था। वैसे ये अगर एक बार बॉम्ब आपके सिस्टम में आ गया, मतलब एक बार बॉम्ब आपके सिस्टम में एंटर कर गया, तो वो पहले तो समझ लो डाउनलोड से आया, तो डाउनलोड ई ड्राइव में रहेगा। ई ड्राइव से वो पूरा खलब फुल करके स्प्लिट करके उसमें फैला के पूरा फैल के दूसरे ड्राइव में जा सकता है, ठीक है, ई ड्राइव में, डी ड्राइव में। तो ये अपने आप को रिप्लिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, फैला सकते हैं। तो ये वॉर्म्स होते हैं जो कि इनका मोटिव एक्चुअल में हार्डवेयर डैमेज करना होता है, ये हार्डवेयर ही डैमेज करते हैं वॉर्म। उसके बाद आता है यहाँ पर रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है बेसिकली? रैंसमवेयर जो है यहाँ पर, ये रैंसमवेयर वायलेट कलर में लिखा हुआ है। रैंसमवेयर एक्चुअल में दो, इसका रैंसमवेयर का मतलब समझते हैं हम। रैंसम जो है ना, रैंसम का मतलब होता है वसूली, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि पैसे के बिना मतलब के पैसे के डिमांड करना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ पिक्चरों में जो वसूली करते हैं वो लोग, है ना, अवैध वसूली, बिना मतलब के पैसे लेना। तो यहाँ पर रैंसम का मतलब वही होता है, ठीक है। एंड रैंसमवेयर एक्चुअल में काम क्या करता है? रैंसमवेयर ये एक, इसके लिए रैंसमवेयर के लिए वसूली के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड है, आप लोग कमेंट्स में बताना। वो अभी मेरे को समझ एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है माइंड पे। आप लोग मुझे बताना रैंसम के लिए क्या होता है, अगर मुझे बीच में क्लिक हुआ तो मैं बता दूँ। यहाँ पर रैंसमवेयर क्या करता है, ये आपके सिस्टम में जैसे ही एंटर होता है ना, वो आपके सिस्टम को जितने भी फाइल आपके सिस्टम में पड़ी हुई है उनको प्रोटेक्ट कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है बेसिकली, ठीक है। एंड आपका वहाँ पर एक्सेस डिसेबल कर देता है, ठीक है। एंड जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर एक बड़ा सा पॉपअप आता है एंड वहाँ पर लिखा होता है
कि अगर आपको ये फाइल एक्सेस करना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। बेसिकली वो पैसे मांग रहा है, ठीक है, इस फाइल को ओपन करने के लिए, मतलब वो फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे पैसे मांग रहा है। तो इसी को अवैध वसूली कहते हैं, या फिर उसका दूसरा वर्ड जो है वो आप कमेंट में बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती, जबरन वसूली जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती वो पैसे लेता है। एंड जब आप पैसे दे देते हो तो हो सकता है कि वो यहाँ पर पैसे ना भी दे। एंड यहाँ पर इसका सबसे फेमस केस जो है वो 2021 में देखने के लिए मिला था, जो कि यहाँ पर एक यूएसए के कंपनी में कराया गया था, जहाँ पर 4.3 बिलियन डॉलर जो थे वो गए थे रैंसम में। बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका डेटा यहाँ पर जो अटैकर्स ने अटैकर ने उनका डेटा यहाँ पर इनक्रिप्ट कर दिया था। एंड उन्होंने डिमांड किया था 4.3 बिलियन डॉलर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बहुत डेंजरस होता है बेसिकली। एंड ये खुद को हाइड भी कर लेता है, छुपा लेता है, जिससे किसी को पता ना चले, है ना। तो ये बहुत डेंजर लेवल का अटैक होता है। सो यहाँ पर जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ 2021 में जो थी, वो कोलोनील करके कोई कंपनी थी, एंड 4.3 मिलियन समथिंग मांगे गए थे उससे, ठीक है। तो वहाँ पर उनका पूरा डेटा था यूजर्स का बेसिकली, तो उन्होंने पूरा का पूरा डेटा जो है उसको इनक्रिप्ट कर दिया था, एंड उस कंपनी को ये पैसे देने पड़े थे, एंड उस कंपनी ने दिए भी। एंड कई बार क्या होता है कि जो अटैकर होते हैं वो इनक्रिप्ट करके इनको डिक्रिप्ट भी नहीं कर पाते डेटा को। तो नॉर्मल यूज़र क्या करता है, वो पूरा सिस्टम फॉर्मेट मार देता है, क्योंकि उसके सिस्टम में बहुत कम डेटा होता है जो उसके काम का होता है बेसिकली। एंड आजकल लोग तो बैकअप रखते हैं डेटा का, तो आप भी इनसे बचने के लिए बैकअप रख सकते हैं। एंड उसके बाद आता है यहाँ पर स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बेसिकली, स्पाई का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना, ठीक है। तो स्पाईवेयर जो है वो आपके ऊपर डिपेंडली पूरा का पूरा नज़र रखता है, यहाँ पर पूरा आपके ऊपर नज़र रखता है क्या एक्टिविटी कर रहे हो आप लोग, आपकी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल्स है, पासवर्ड्स, आपकी एक्टिविटी क्या आप कर रहे हो, आपके अकाउंट्स, यूज़र अकाउंट्स, पासवर्ड, सारा मॉनिटर करके अटैकर के पास भेजता है स्पाईवेयर। मतलब ये आपकी स्पाइंग कर रहा होता है बेसिकली, कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एवरीथिंग, मतलब जितना भी आपका डेटा है वो यहाँ पर स्पाई करता है वो, ठीक है। एंड ये ले जाके अटैकर को देता है। तो बेसिकली ये हमारा टाइप ऑफ मालवेयर है। एंड टाइप ऑफ मालवेयर्स हैं, मालवेयर्स की सारी कैटेगरीज है, जो कि अलग अलग चीज़ें को लिए यहाँ पर जानी जाती है। हर एक का यहाँ पर खुद का डिफरेंट काम है, एंड ये एक बार सिस्टम में एंटर होने के बाद बहुत सारा डैमेज कर सकते हैं। सो आगे चल के हम इनकी सिक्योरिटी भी देखेंगे, सिक्योरिटी क्या हो सकती है, एंड हम इनको एनालिसिस भी देखेंगे कि इनको एनालाइज कैसे करते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंड देखते हैं कुछ और चीज़ें जो कि मालवेयर्स के बारे में ही है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मालवेयर जो है ना वो क्यों डेवलप किए जाते हैं, उनका मोटिव क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि वैसे आप लोगों को पता होगा कि एक सिस्टम को नुकसान पहुंचाना इनका मोटिव है, लेकिन ये हमारे इथिकल हैकिंग का भी एक मॉड्यूल है, ठीक है। हमारा जो इथिकल हैकिंग है उसका भी मॉड्यूल है ये, इसलिए हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो मालवेयर प्रोग्राम्स डेवलप एंड यूज़, ठीक है, मतलब ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर इनके फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप क्या सर्च करते हैं, क्या अपने ब्राउज़र पे देखते हैं, उन सभी को मॉनिटर करना, मतलब बेसिकली आपको आपके ऊपर ध्यान रखना क्या कर रहे हो। रिड्यूस सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम के परफॉर्मेंस को कम करने के लिए, आपके सिस्टम को परफॉर्मेंस को कम करने के लिए यहाँ पर इनका यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है हार्डवेयर माल फंक्शनिंग, मतलब हार्डवेयर के जो फंक्शनिंग है उसको मतलब चेंज करना, उसके फंक्शन को मिस फंक्शन करना, मिसलीडिंग करना, एंड उनको डैमेज करना, ठीक है। जो आपका हार्डवेयर है बेसिकली, हार्डवेयर में आपके मैन जो आते हैं, CPU, रैम, रोम, इन्हीं सारी चीज़ों को इनको डैमेज करने के लिए यूज़ होता है। एंड स्टील पर्सनल डेटा, मतलब आपको जो पर्सनल डेटा है उसको चोरी कर लेना, ठीक है। स्टील का मतलब होता है चोरी। तो आपका जो पर्सनल डेटा है, यूज़र नेम, पासवर्ड, आपका अकाउंट्स डिटेल्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चोरी कर लेना। एंड यहाँ पर डिलीट इंपॉर्टेंट फाइल्स आपकी, या फिर आपके सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है जिससे आपका सिस्टम करप्ट हो जाए या फिर काम ना करे, बंद हो जाए काम करना, वो फाइल्स यहाँ पर डिलीट कर दी जाती है। करने के लिए एक्चुअल में बनाया जाता है ये। उसके बाद आता है स्प्रेड टू अदर सिस्टम, मतलब यहाँ पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डैमेज करने के लिए वायरस बनाए जाते हैं। जैसे हम एक कंपनी में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कंपनी में एक ही पेन ड्राइव में डेटा रख देते हैं, फिर ओके एक ही पेन ड्राइव को वो
अलग अलग सिस्टम में लगाते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, इसने इस पेन ड्राइव में डेटा डाला किसी दूसरे सिस्टम के लिए, ठीक है। अब फॉर इसमें वो वायरस था, ठीक है, इसमें वायरस था जिससे वो इस पेन ड्राइव में आ गया। अब ये पेन ड्राइव में आ गया इस कंप्यूटर के थ्रू, अब इसको पता नहीं है यूज़र को कि इसमें वायरस है, एंड यही पेन ड्राइव जब इस यूज़र ने यहाँ पर इंसर्ट किया, दूसरे यूज़र ने, तो यहाँ पर भी इसमें वायरस चला गया। तो एक से दूसरे सिस्टम में स्प्लिट हो गई, फैल गई। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा भी लगाएगा इस पेन ड्राइव को, तो सभी सिस्टम में मतलब ओवरऑल पूरे कंपनी में ये मालवेयर जो है वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको फैलाने के लिए यूज़ किया जाता है, सारे सिस्टम को ख़राब करने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। उसके बाद सेंड स्पैम मेल्स, मतलब स्पैम मेल्स को सेंड करने के लिए भी डेवलप किया जाते हैं मालवेयर्स को, ठीक है। तो मतलब स्पैम मेल्स मतलब आपको जो मेल्स आते हैं स्पैम, फेक मेल्स, जिसमें गलत बहुत अटैचमेंट्स होते हैं बेसिकली, जिसको आप डाउनलोड करते हो तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, ठीक है। वहाँ पर अटैचमेंट में कुछ फाइल्स होती हैं जो कि मलिशियस होती हैं, जो कि आपके सिस्टम में आ सकती हैं। तो ओवरऑल ये मोटिव होता है एक मालवेयर को बनाने का एंड उसको यूज़ करने का, ठीक है। किस लिए बनाया जाता है एंड किस लिए यूज़ किया जाता है एक्चुअल में उसको, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। सो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर डिफरेंट वे कैन एंटर मालवेयर, मतलब हमारे सिस्टम में कई तरीके से मालवेयर एंटर होते हैं। ये कितने तरीके से यहाँ पर मालवेयर एंटर हो सकते हैं हमारे सिस्टम में। पहला तो है यहाँ पर इंस्टेंट मैसेंजर ऐप्स। इंस्टेंट मैसेंजर ऐप्स, अब यहाँ पर इंस्टेंट मैसेंजर ऐप्स का मतलब है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक का मैसेंजर एंड बहुत सारे इंस्टाग्राम्स, ऐसे एप्लीकेशन जिसमें आप चैटिंग करते हो, ठीक है। वहाँ पर इसीलिए आपको पहले आप लोगों ने देखा होगा जब व्हाट्सएप पे आप जब मैसेज करते हो, पहली बार किसी अननोन नंबर से मैसेज आता हो तो वहाँ पर आपको लिख के आ जाता है कि इसको ब्लॉक करना है या फिर रखना है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप को पता है कि यहाँ पर चैटिंग से अगर कोई कुछ भेज रहा है तो वो आपके साथ कुछ मलेशियस एक्टिविटी कर सकता है अगर आप उसको नहीं जानते तो, ठीक है। तो आप वहाँ पर अगर आप उसको जानते हो तो येस नो करते हो और नहीं तो ब्लॉक कर देते हो। तो यहाँ पर जनरली फाइल्स ज़्यादातर इंस्टेंट मैसेज से भी, जो मैसेजिंग ऐप है यहाँ पर उनसे भी मलेशियस यहाँ पर फाइल्स भेजी जाती हैं, जिससे आप सिस्टम में डाउनलोड करते हो एंड वो आपके सिस्टम को हार्मफुल कर देता है। हालांकि वो जो फाइल्स होती हैं ना वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, एपीके फाइल हो सकती है, पीडीएफ्स हो सकती हैं, पीडीएफ के बैकएंड में हो सकता है वो, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके हैं यहाँ पर एक मैसेंजर को, एक ऐप को जो है यहाँ पर आपके सिस्टम में भेज देना मैसेंजर के थ्रू, या फिर जो मैसेज एप्लीकेशन है, इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन है उसके थ्रू, जो कि व्हाट्सएप एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंटरनेट डाउनलोड जो है वो आपके जो वेबसाइट से, आप कोई भी वेबसाइट से कोई भी चीज़ें डाउनलोड करते हो एंड वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं है एंड फेक वेबसाइट है या फिर कोई भी वेबसाइट है, तो वहाँ से भी आपके मलिशियस एप्लीकेशन आ जाते हैं। अगर आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है एंड आप गलत वेबसाइट्स पे एक्सेस करते हो, तो ऐसी वेबसाइट जो कि जेन्युइन नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो वहाँ से भी डाउनलोड आ जा सकते हैं। उसके बाद आता है रिमूवेबल डिवाइसेस से। रिमूवेबल डिवाइसेस क्या होते हैं? आपका पेन ड्राइव, आपका एक्सटर्नल ड्राइव जो आप लगाते हो, इनको हम कहते हैं रिमूवेबल ड्राइव्स। तो जैसे कि मैंने अभी कंपनी का एग्जांपल दिया था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यहाँ पर डेटा आ सकता है, मैं वायरस आ सकता है। अगर एक पेन ड्राइव में है तो उस पेन ड्राइव से सब में ट्रैवल करता है। तो ये पेन ड्राइव जो थी ना एक्सटर्नल ही थी या फिर रिमूवेबल ही थी, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली बाहर से। तो इन पेन ड्राइव से भी आपके सिस्टम में डेटा आ सकता है, यहाँ पर वायरस आ सकता है। तो इस वायरस को आप पहले तो स्कैन कर सकते हो, अगर इस ड्राइव को स्कैनिंग करके आप अपने सिस्टम में एंटर कर सकते हो। वैसे आजकल के सिस्टम में हाई लेवल सिक्योरिटी होती है तो कम चांसेस है इसके आने के, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कुछ एप्लीकेशन जो हैं, कुछ वायरसेस जो हैं वो अपने आप को इनक्रिप्ट कर लेते हैं, तो उसको मालवेयर जो है वो यहाँ पर स्कैन नहीं कर पाते, हमारे जो एंटीवायरस हैं वो स्कैन नहीं कर पाते। उसके बाद जो आते हैं ईमेल अटैचमेंट से। ईमेल अटैचमेंट्स मतलब वहाँ पर आपको एक फ़ाइल भेजी जाती है, कोई भी उसका एक्सटेंशन बदल दिया जाता है बेसिकली। जैसे मुझे यहाँ पर एक एप्लीकेशन भेजना है आपके पास, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक PDF भेजूँगा एंड PDF में लिख दूँगा courses.apk, ठीक है, एंड इसका लंबा सा नाम रख दूँगा and.pdf,
तो कोई भी एपीके को नहीं देखेगा, कोई भी देखेगा तो पीडीएफ को देखेगा जनरली, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ, इससे क्या ही होगा। लेकिन यहाँ पर डबल एक्सटेंशन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आपके सिस्टम में वायरसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेल में आपको फाइल्स आती है उनको मतलब केयरफुली रीड किया करो। इनके जो नाम रखे जाते हैं बहुत लंबे रखे जाते हैं, ताकि आप उनको कम पढ़ो, मतलब थोड़ा सा पढ़ो एंड छोड़ दो। ज़्यादातर लोग वही करते हैं। एंड वैसे ही आपके सिस्टम में यहाँ पर वायरस आ जाते हैं ईमेल अटैचमेंट्स। तो ईमेल अटैचमेंट जो आते हैं, आपको ईमेल लिंक्स जो आती हैं उनको देख के क्लिक करो। उसके बाद सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, यहाँ पर बहुत सारे जो वायरस हैं आपके सॉफ्टवेयर की कमियों से भी आ जाते हैं। अटैकर यहाँ पर आपके अगर सॉफ्टवेयर देखो, अगर सॉफ्टवेयर वनरेबल है, सॉफ्टवेयर में कमियां हैं, तो वो यहाँ पर खुद में ही वायरस बन जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अटैकर इजीली उसको एक्सेस कर लेते हैं एंड इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं आपके सिस्टम पर, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्क प्रोपेगेशंस। नेटवर्क प्रोपेगेशंस क्या होता है? नेटवर्क की कमियों से यहाँ पर आपके सिस्टम में वायरसेस आ सकते हैं, ठीक है। या फिर अटैचमेंट वो जो मालवेयर्स हैं वो आ सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो फायरवॉल प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क से भी आ सकते हैं। उसके बाद पूर पैच मैनेजमेंट। पैच क्या होता है? पैच को समझते हैं हम लोग। नेटवर्क समझ में आ गया होगा, नेटवर्क की कमियों से पैच को समझते हैं। पैच एक्चुअल में जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर में एक कमी है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर एक कमी है तो वो जो सॉफ्टवेयर की कमी है आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, बट जो ऑनर है उस कंपनी का या फिर उस एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को सिक्योर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी है उसको सिक्योर करना, मतलब उसमें जो वल्नरेबिलिटी थी उसको सही करना, उसको कहते हैं पैच करना, ठीक है, पैचिंग करना। तो जो वल्नरेबिलिटी थी उसको सही कर देना, सिक्योर करना, पैचिंग करना। तो कंपनियां पैच को टालती रहती हैं एंड सही टाइम पर पैच ना होने की वजह से वो वायरस एंड वॉर्म्स एंटर कर जाते हैं आपके सिस्टम में एंड ये आपके सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है पूर पैच मैनेजमेंट। उसके बाद आता है फाइल शेयरिंग सर्विसेज, ठीक है। फाइल शेयरिंग सर्विसेज का भी सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। इनके थ्रू भी आपके वायरसेस आ सकते हैं आपके सिस्टम में। फाइल शेयरिंग सर्विसेज जो है नेटबायोस, एफटीपी, एसएमबी, ठीक है। यहाँ पर नेटबायोस जो है यहाँ पर प्रिंटर्स एंड छोटी मोटी सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर एफटीपी यूज़ होता है यहाँ पर फाइल सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए। एंड यहाँ पर अगर सिक्योर वर्जन नहीं है आपके एफटीपी का तो डेफिनेटली उसको एक्सेस किया जा सकता है। वायरस एंड वॉर्म्स को यहाँ पर आपके सिस्टम में एंटर कराया जा सकता है। अपने पोर्ट नंबर 21 में ज़्यादातर रन होता है एफटीपी, है ना। पोर्ट नंबर 20 एंड 21 एक सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए। अगर यहाँ पर एफटीपी सिक्योर नहीं है तो आपके सिस्टम का डैमेज हो सकता है लंबे लेवल पर, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर एसएमबी, ठीक है। एसएमबी जो है यहाँ पर ये सर्वर मैसेज ब्लॉक इसका फुल फॉर्म होता है। पोर्ट नंबर 139 एंड 445 को यूज़ ले रहा होता है। बेसिकली ये क्या करता है कि ये आपके नेटवर्क में फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटर को फाइल शेयरिंग एंड बहुत सारे फाइल शेयरिंग में यूज़ होता है नेटवर्क में, ठीक है। तो ये सारे फाइल शेयरिंग है एंड ये एक्चुअल में क्या करते हैं, नेटवर्क में रह के फाइल शेयरिंग करते हैं। तो बेसिकली जब नेटवर्क में रह के फाइल शेयरिंग होती है तो ये सिक्योर होना जरूरी है। अगर ये सिक्योर नहीं है तो इसी का यूज़ करके अटैकर आपके सिस्टम में यहाँ पर मैलिशियस प्रोग्राम डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर फेक एंड डिकॉय एप्लीकेशन। फेक एंड डिकॉय ऐप्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि फेक एप्लीकेशन होते हैं, जैसे गेम के फेक एप्लीकेशन होंगे या फिर यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गैम्बलिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसमें फेक एप्लीकेशन होंगे गेमिंग के। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो एप्लीकेशंस होते हैं फेक होते हैं एंड जब आप इनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो तो वो यहाँ पर आपके सिस्टम में एज अ मालवेयर रह के आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं एंड अटैकर को यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो फेक एंड जो डिकॉय ऐप्स हैं ये आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए बना दिए जाते हैं एंड बाहर से इसीलिए मना किया जाता है कि बाहर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो जेन्युइन साइट से करो। जैसे आप क्रोम डाउनलोड करोगे तो उसको ओरिजिनल वेबसाइट से करो एंड एप्लीकेशन कर रहे हो तो उनके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या फिर प्ले स्टोर से करो, एप्पल स्टोर से करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अदर मालवेयर इंस्टॉलेशंस, मतलब कि कोई भी जो इंस्टॉलेशन करते हो फाइल, ठीक है, मतलब कोई भी फाइल अगर इंस्टॉलेशन करते हो, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करते हो
तो उसके थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं अगर वो जेन्युइन वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है अनट्रस्टेड वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। जो ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है, जो यहाँ पर ऐसी वेबसाइट जिसमें ट्रस्टेड नहीं है, कह सकते हो कि जेन्युइन नहीं है वो वेबसाइट, एंड वहाँ से भी आ सकते हैं अगर आप उन वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हो। 18+ वेबसाइट्स हो गई एंड मल्टीपल वेबसाइट होती हैं जहाँ पर आप यहाँ पर अपने सिस्टम में वायरसेस लाते हो वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर सोच समझ के विजिट करना चाहिए ऐसी वेबसाइट जो कि अनट्रस्टेड है, ठीक है। जैसे ट्रस्टेड वेबसाइट की बात करूँ, गूगल की बहुत सारी, गूगल से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है। एंड जूम की वेबसाइट अगर मान लोगे वो ट्रस्टेड है, ठीक है। यूट्यूब जो है उसकी वेबसाइट ट्रस्टेड है। तो ये सारी चीज़ें में हम भरोसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम इजीली जाके कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पर ट्रस्ट नहीं होता, दिखती ही फेक है, ठीक है। तो वो आप पहचान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ही पहचान सकते हो उसको, जो यूज़र है एक्चुअल में वही पहचान सकता है उसको। तो आप इजीली उसको से एक्सेस कर सकते हो एंड वहाँ से जो जेन्युइन वेबसाइट है आप वहाँ से चीज़ें डाउनलोड करो। नहीं तो आपको पता है कि वायरसेस एंड वॉर्म्स आना तय है, वहाँ से मलेशियस जो एप्स हैं वो आना तय है। उसके बाद यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर, यहाँ पर मलेशियस एक्टिविटी होती है, मलेशियस सॉफ्टवेयर्स आते हैं आपके सिस्टम में, वो ब्लूटूथ एंड वायरलेस नेटवर्क से आते हैं। ब्लूटूथ से कैसे? ब्लूटूथ अगर आप दिन भर ऑन रखते हो तो यहाँ पर आपको पता है ब्लूटूथ हैकिंग होती है। ब्लूटूथ में फाइल शेयरिंग होती है एंड उसी के थ्रू आपके सिस्टम में एक ऐसा एक्सप्लॉइट भेज दिया जाता है जो कि आपको पता भी नहीं चलता एंड वो आपको एक्सप्लॉइट करके निकल भी जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क्स। तो वो तो ब्लूटूथ भी है एंड वायरलेस नेटवर्क मतलब वाईफाई, ठीक है। किसी ने आपके वाईफाई का एक्सेस ले लिया, आपका आईपी वहीं पे है वाईफाई में एंड आपको वाईफाई का कंट्रोल है तो आपसे कम्युनिकेशन भी कर सकता है वो एंड वहाँ पर फाइल भी डाउनलोड करा सकता है। तो इन तरीक़ों से भी आपके सिस्टम में वायरसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इतने तरीके हैं जिन तरीक़ों से आपके सिस्टम में वायरसेस एंड वॉर्म्स, मलेशियस जो ऐप्स हैं या फिर मलेशियस जो वायरसेस हैं वो आपके सिस्टम में आ सकते हैं एंड डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे कि एक्चुअल में हमारे ये मालवेयर बनाए जाते हैं, हमारे तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मालवेयर्स होते हैं एक्चुअल में वो किस किस तरीक़ों से, मतलब क्या क्या टेक्निक यूज़ होती है यहाँ पर आपके सिस्टम में एंटर कराने के लिए। तो यहाँ पर मल्टीपल टेक्निक्स हैं, मैंने कुछ यहाँ पर लिखी हुई हैं, बाकी टेक्निक्स आप सर्च कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है। पहला है अनएथिकल एसईओ स्टैटिक, ठीक है। मतलब टैक्टिक, यहाँ पर स्टैटिक नहीं टैक्टिक है। तो यहाँ पर जो अनएथिकल एसईओ है ये कैसे कराया जाता है? जैसे जो हैकर है ना, जो यहाँ पर अटैकर है, वो ज़बरदस्ती अपने गलत तरीक़ों का यूज़ करके, अनएथिकल तरीके का यूज़ करके अपने वेबसाइट को रैंक कराता है एंड उसको जेन्युइन वेबसाइट समझ के आप जाते हो एंड वहाँ से जैसे ही कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, कोई भी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में वो वायरस डलवा देता है, ठीक है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप कोई भी चीज़ जब सर्च करते हो ना तो वो टॉप पर आ जाती है। जैसे आपने यहाँ पर अभी न्यू वर्जन हैकर सर्च करोगे तो टॉप पर न्यू वर्जन हैकर आ जाएगा, ठीक है। एंड न्यू वर्जन हैकर .in सर्च करोगे तो डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी न्यू वर्जन की। वैसे यहाँ पर जो हैकर है वो मलेशियस एक्टिविटी को टॉप रैंकिंग कराता है, जिससे वो बहुत इजीली वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाती है एंड आप उसके जेन्युइन वेबसाइट समझ के उस पर क्लिक कर देते हो। जैसे यहाँ पर बीच में आप लोगों ने देखा होगा, लोग गूगल में सर्च कर रहे थे कि फ़ोन पे का कस्टमर केयर नंबर, तो ऊपर में फेक नंबर ही शो होता था क्योंकि वो गलत तरीके से रैंक कराया गया था एंड वो एक्चुअल में स्कैमर्स होते थे, ट्रू फॉल्स में, ठीक है। तो वो गलत तरीके से रैंक कराता है एंड वो रैंक भी हो जाती है अनएथिकल तरीके से, ठीक है। उसके बाद हैक लेजिटिमेट वेबसाइट्स, मतलब जो अटैकर होता है ना वो जो जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं उनको हैक कर लेता है एंड वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन कर देता है, कुछ ऐसे क्लिक्स रख देता है जहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में एक ऐप डाउनलोड होता है एंड आपकी जो सिस्टम है आपका हैक हो जाता है एंड वहाँ पर मलेशियस एक्टिविटी, मतलब मलेशियस सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं कई बार उनको भी हैक करके यहाँ पर वायरसेस अपलोड किए जा सकते हैं या फिर करते हैं ये जो अटैकर्स होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर डिसेप्टिव क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट में डाउनलोड करने, कोई सॉन्ग डाउनलोड करने जाते हो वेबसाइट में बाहर, या फिर कोई भी चीज़ डाउनलोड करने जाते हो तो डाउनलोड लिंक कोई अलग होती है एंड उसके नीचे से कुछ लिखा होता है क्लिक हेयर
क्लिक हेयर समथिंग लिखा होता है ना, तो जो क्लिक हेयर होता है ना एक्चुअल में वो यहाँ पर मलेशियस लिंक होता है, जिस पे आप क्लिक करते हो तो वो आपको रिडायरेक्ट करता है कहीं दूसरे वेबसाइट में लेके जाता है। एंड वहाँ पर दिखा रहा होता है कि ये जो आपका एप्लीकेशन, आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है, आपको इसको सिक्योर करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, इसको क्लिक जैकिंग बोलते हैं। क्लिक करके आपको उसने दूसरे पेज में रिडायरेक्ट किया, एंड जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो एक्चुअल में वायरस होता है जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है। ठीक है, एंड उसके बाद होता है यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्राइव बाय डाउनलोड। मतलब यहाँ पर कुछ कुछ वेबसाइट में आपने देखा होगा, जैसे ही आप उस वेबसाइट में एंटर करते हो वो वेबसाइट में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, एंड जो डाउनलोड होता है वो एक्चुअल में वायरस होता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड ड्राइव बाय, मतलब ऑटोमेटिक ड्राइव बाय डाउनलोड जो होता है ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करा देता है आपके सिस्टम में एक वायरस, जैसे ही आप उस वेबसाइट पे क्लिक करते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये तो 4 ही तरीके हैं, यहाँ पर 8 से 10 तरीके हैं जिसकी तरफ से आपके सिस्टम को यहाँ पर आपके टेक्निक्स होती हैं जो हैकर्स यूज़ करते हैं आपके सिस्टम में एंटर कराने के लिए। ठीक है, तो वो आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर। जो मैन थी वो मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे एक मालवेयर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंड मालवेयर के मतलब एक मालवेयर जो है ना उसके क्या क्या काम होते हैं एंड क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ होते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर सबसे पहले होता है क्रिप्टर। क्रिप्टर जो है वो मालवेयर्स के अंदर ही होता है, मतलब मैंने बताया था ना एक फंक्शन है। ये क्या करता है, ये उनके जो मालवेयर्स होते हैं, जो मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमारे जो एंटीवायरसेस हैं उनको सिक्योर करने का काम करता है, उनको इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे हमारे जो एंटीवायरसेस हैं या फिर जो हमारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसको स्कैन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सिक्योर रह पाता है। उसके बाद होता है यहाँ पर डाउनलोडर। डाउनलोडर जो है ना ये एक मालवेयर के अंदर फंक्शन होता है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, एक्चुअल में क्या होता है कि एक मालवेयर जो है वो सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल डाउनलोडर आपके सिस्टम में डाल दिया जाएगा, एंड ये डाउनलोडर क्या करेगा, आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक कोई ना कोई फाइल डाउनलोड कर देगा जिससे लॉन्ग टर्म तक एक्सेस बना रहे। ठीक है, तो ये डाउनलोडर बेसिकली डाउनलोड कोई भी चीज़ डाउनलोड करने का काम करता है वो आपके सिस्टम में। ये भी एक सिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट होता है एक सिस्टम का। जैसे हमारे कंप्यूटर का कंपोनेंट क्या है, हमारे सिस्टम के अगर कंपोनेंट की बात करें, रैम जो मेन कंपोनेंट है, रैम, रोम, CPU, ठीक है, एंड कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, ये कंपोनेंट्स हैं। तो वैसे ही ये एक मालवेयर को बनाने के लिए यूज़ किए जाने वाले कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पर होता है, उसके बाद होता है पर ड्रॉपर। सो जो ड्रॉपर है ना, ये ड्रॉपर एक्चुअल में आपके सिस्टम को, मतलब जैसे इनक्रिप्टर था वो सिक्योर कर रहा था एंटीवायरस से, ये सम ऑफ टाइप वैसा ही होता है। एंड ये एक काम और करता है, एक्स्ट्रा इसका फीचर है कि आपके सिस्टम में मालवेयर्स को इंस्टॉल करने का काम करता है। ये डाउनलोड करेगा, डाउनलोडिंग अलग होती है, इंस्टॉलेशन अलग होता है ना। जैसे आप पहले फाइल्स को डाउनलोड करते हो उसके बाद इंस्टॉल करते हो, तो ये जो ड्रॉपर है ना ये डाउनलोड करेगा, ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, एंड ये एंटीवायरस से प्रोटेक्ट भी करता है। एंड इंस्टॉल करने के बाद वो ऐसे इंस्टॉल करेगा जिससे यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है या फिर एंटीवायरस है उसको पता भी नहीं चलेगा। इतने स्मूथली ये ड्रॉपर जो है वो डाउनलोड यहाँ पर इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो ये ड्रॉपर जो है ये भी एक कह सकते हो कि इनके अंदर का कंपोनेंट होता है जो कि मालवेयर को डिजाइन करते वक्त यहाँ पर उसके अंदर रखा जाता है। उसके बाद होता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट जो है वो जनरली इसके अंदर जो है कमांड्स लिखी होती हैं, जैसे पहले इसको एग्जीक्यूट कैसे होना है, पहले क्या परफॉर्म करना है, एंड दूसरे बाद में क्या करना है। तो एक्सप्लॉइट जो है यहाँ पर कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, रन कराने का काम करता है आपके सिस्टम में। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला लिखा है कि तेरे को सिस्टम के अंदर जाके ये जो ड्रॉपर है उसको एक्टिवेट करना है, डाउनलोडर को एक्टिवेट करना है, या फिर तुझे उसके सिस्टम का ये एंटीवायरस जो है वो ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स लिखे होते हैं, एंड ये उन कमांड्स को रन करने का काम करता है, एक्सप्लॉइट करने का काम करता है। ठीक है, एंड उसके बाद इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर इंजेक्टर यहाँ पर क्या होता है, इंजेक्टर यहाँ पर मैलिशियस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर मैलिशियस प्रोग्राम को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, इंजेक्टर आपके सिस्टम में उस मैलिशियस प्रोग्राम को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो इंजेक्टर वहाँ पर यूज़ होता है, मतलब कुछ डाला जा रहा है। इंजेक्ट का मतलब क्या है, डालना कुछ भी आपके सिस्टम में, तो ये इंजेक्ट कर देता है बेसिकली आपके सिस्टम में जो मालवेयर्स हैं या फिर जो मैलिशियस प्रोग्राम है उनको। ठीक है, मैलिशियस कोड्स को बेसिकली।
सो ये इंजेक्टर जो है ये बेसिकली आपके सिस्टम में मालवेयर इंजेक्ट कर देगा, मतलब मैलिशियस कोड को इंजेक्ट कर देगा एंड उसमें और कमियां बना देता है बेसिकली, मतलब जो भी एक कमी होगी आपके सिस्टम में उसको मल्टीपल कमियों में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंड ये अगर कहीं पर जैसे किसी भी इस कंपोनेंट में रखा होगा, मतलब मालवेयर के अंदर डिज़ाइन किया जाता है कि कैसे इसको वर्क करना है, क्या क्या करना है उसके बेसिकली, तो मैलिशियस कोड भी इसी के अंदर होगा, मालवेयर के अंदर ही, तो उसको ये इंजेक्ट करेगा एंड ये अपना काम बहुत अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ऑब्फ्यूसिकेटर। ऑब्फ्यूसिकेटर बेसिकली ये ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यहाँ पर आपके सिस्टम को, या फिर जो मैलिशियस प्रोग्राम है ना, एक्चुअल में ये भी मैलिशियस प्रोग्राम ही इंजेक्ट करता है, लेकिन इस तरीके का प्रोग्राम इंजेक्ट करता है जो कि इस मालवेयर को ना तो डिलीट कर सके, मतलब कोई भी डिलीट ना कर सके, एंड इसमें कोई भी मतलब कोई भी स्कैन ना कर सके, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो स्कैन ना कर सके इसको, ठीक है। तो वो ये ऑब्फ्यूसिकेटर बेसिकली प्रिवेंट करने का काम करता है ताकि कोई रिमूव ना कर सके एंड स्कैन ना कर सके, एंड ये भी कोड इंजेक्ट करता है सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर पैकर। पैकर यहाँ पर जो है ना ये इनको पैक करने का काम करता है, ठीक है। जो मालवेयर्स है ना इनको जिप फाइल में, ठीक है, एंड रार फाइल में इनको पैक करने का काम करता है, मतलब ओवरऑल पैकिंग का काम करता है, जिससे इस मालवेयर को, देखो कोई भी जिप फाइल आपने देखा है कि सिस्टम स्कैन करे, नहीं कर पाता क्योंकि वो जिप फाइल को स्कैन करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो जिप फाइल को, तब जाके वो यहाँ पर डिलीट कर पाता है, कौन, आपका एंटीवायरस। लेकिन अगर ये फाइल एंटर हो गई आपके सिस्टम में एंड एग्जीक्यूट हो गई, तो आपका जो एंटीवायरस है इतना जल्दी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। जैसे आपने एक्सट्रैक्ट किया फटाफट ही एग्जीक्यूट हुआ, इसको जो काम करना था उसने कर दिया एंड बाद में आपके एंटीवायरस ने डिलीट कर दिया। तो जब एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये जिप फाइल्स को स्कैन नहीं किया जा सकता, ये पैकर्स इसीलिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स है सारे जो कि यहाँ पर एक मालवेयर को सेव करने के लिए एंड उसके माल फंक्शनिंग के लिए बनाया जाता है, मतलब उसको फंक्शन करने के लिए बनाया जाता है। एंड ये सारी उनकी कह सकते हो कंपोनेंट्स हैं, उसके सारे फीचर्स होते हैं उसके अंदर, जिसको ये यहाँ पर बेसिकली सेव करने के लिए यूज़ होते हैं मालवेयर। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है मालवेयर एनालिसिस। देखो मालवेयर एनालिसिस का मतलब ये जो मालवेयर्स है ना इनको स्कैन करना, कैसे हम अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर मालवेयर एनालिसिस समझते हैं, टाइप ऑफ मालवेयर्स एंड एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। मालवेयर के एनालिसिस मतलब कितने टाइप की मालवेयर एनालिसिस होती है, टाइप्स ऑफ मालवेयर एनालिसिस। यहाँ पर दो टाइप की मालवेयर एनालिसिस है, एक स्टैटिक एंड एक डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस, स्टैटिक मतलब फिक्स होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई भी जो मालवेयर है ना उसको एग्जीक्यूट करके नहीं देखते अपने सिस्टम में, कुछ टूल्स का यूज़ लेते हैं एंड वहाँ पर स्कैन करते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब हम कुछ टूल्स का यूज़ लेते हैं जिससे यहाँ पर हम मालवेयर्स को एनालाइज कर सकें, ठीक है, एंड उनको निकाल सकें। ना कि हम यहाँ पर कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी जो है वो रन करते हैं अपने मतलब अपने सिस्टम में रन करके नहीं देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है एवरीथिंग। यहाँ पर हम कुछ टूल्स का यूज़ लेंगे एंड स्कैन कर देंगे स्टैटिक में। एंड डायनेमिक में क्या होता है कि हम उस जो मालवेयर वहाँ पर एंटर है उसको यहाँ पर एक्चुअल में अपने सिस्टम में रन करके देखते हैं। इसके लिए सिक्योर इन्वायरमेंट बनाया जाता है, बट यहाँ पर सिक्योर इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। उसको हम अपने सिक्योर इन्वायरमेंट जैसे VMware सिस्टम में रन कराते हैं, देन हम इसको उसका वर्किंग देखते हैं, उसने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे क्या क्या डैमेज किया, क्या क्या नुकसान हुआ हमारे सिस्टम को, एंड उसके बिहाफ पे भी हम सिक्योरिटी एप्लीकेशन डालते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सिक्योर एंड स्कैन करते हैं। जनरली यहाँ पर डायनेमिक होता है, लेकिन प्रिफर दोनों किया जाता है कि स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक एंड डायनेमिक जो है ये कुछ तरीके हैं, मतलब दो तरीके हैं एनालाइज करने के, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस में क्या किया जाता है, फाइल की फिंगरप्रिंटिंग निकाली जाती है। जैसे कोई भी एक फाइल है ना, अगर आपने कभी लिनक्स डाउनलोड किया होगा तो लिनक्स में आप जाओगे ना तो वहाँ पर दिया होगा कि इसका हैश वैल्यू जो है ना वो क्या है, मतलब हैश वैल्यू क्या है उस फाइल की। तो जब वहाँ पर आप हैश वैल्यू देखोगे ना उसकी, तो वहाँ पर हैश वैल्यू किस लिए दी जाती है, एक्चुअल में ये दी जाती है कि अगर आप डाउनलोड करते हो या फिर कहीं और जगह से डाउनलोड करते हो तो अगर उसकी हैश वैल्यू चेंज है तो समझ जाना उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं उस फाइल के अंदर।
तो ये जो हैश वैल्यू है ना, एक आइडेंटिटी एज अ आइडेंटिटी काम करती है एक मालवेयर में, मतलब एक फाइल में। सो यहाँ पर जो ये हैशेस है ना, ये हैश वैल्यू जो है ना, ये एक्चुअल में क्या करती है, इसकी आइडेंटिटी लेके चलती है इस फाइल की, जैसे हमारा आधार का आइडेंटिटी होता है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ आइडेंटिटी लेके चलता है, जिससे अगर इसके अंदर कोई छेड़छाड़ हुई, इस फाइल के अंदर किसी ने एक पॉइंट भी ऐड किया, तो पूरा का पूरा हैश चेंज हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पर जो वेबसाइट ऑनर्स हैं या फिर वो जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने डेवलप किया है, वो उसकी हैश वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, हैश प्रिंटिंग लिख देते हैं। इसी को हम फाइल फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, जिससे यहाँ पर वो हमको पता लगता है वो सिक्योर है या नहीं जो हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। उसके बाद लोकल एंड ऑनलाइन मालवेयर स्कैनिंग, मतलब हम अपने एंटीवायरसेस के थ्रू मालवेयर स्कैन करते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर वायरस टोटल है, ठीक है, वहाँ पर जाके स्कैन करते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है वो फाइल है सही है या नहीं, वो मैलिशियस है या नहीं। उसके बाद आता है यहाँ पर परफॉर्मिंग स्ट्रिंग सर्च। स्ट्रिंग सर्च क्या होता है, देखो कुछ कुछ जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, या फिर जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें कुछ स्ट्रिंग होता है, ठीक है, मतलब कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं, जो कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ, आउटपुट डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, एंड यहाँ पर एग्जीक्यूट डॉट स्ट्रिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग होती हैं। तो वो जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये एक्चुअल में कुछ मलेशियस तो नहीं है उन स्ट्रिंग्स में, ऐसा तो नहीं है कि एग्जीक्यूट हो एंड यहाँ पर डेटा लिखा है, फिर ऐसा कोई कमांड्स तो नहीं दी हुई है कि जो, मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं लिखा गया उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कि जो मलेशियस हो, ठीक है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पर आइडेंटिफाइंग, पैकिंग एंड ऑफिसिकेशन मेथड, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर जो ऑफिसिकेशन मेथड होता है, बेसिकली ये किस लिए यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है, मतलब यहाँ पर हम पता करते हैं कि जो फाइल जो पैकिंग की गई है वो एक्चुअल में किस टाइप की फाइल है, कहीं उसके अंदर मलेशियस प्रोग्राम तो नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फाइंडिंग द पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल पी इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर जो पी फाइल्स होती है ना, एक्चुअल में यहाँ पर पी, जिसको पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है विंडोज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर पी फाइल जो होती हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जो कि विंडोज़ के लिए यूज़ होती हैं। एंड यहाँ पर जैसे .txt, ठीक है, .rData, ऐसे करके पी फाइल्स होती हैं। तो इसके अंदर होता है कि सीपीयू के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कुछ जो है ऐसे डेटा जो कि सिस्टम के हार्डवेयर लेवल तक एक्सेस ले सकता है। तो ये डेटा कहीं लिखा तो नहीं है, मतलब ये कोई फाइल तो, जो ऐसी कोई फाइल तो नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि यहाँ पर सीपीयू में एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पर बेसिकली पी फाइल्स वो होती है। उसके बाद हम फाइल की डिपेंडेंसीज को देखते हैं, मतलब जो हमारा मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मैलिशियस यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस है, उनके हम डिपेंडेंसीज को देखते हैं कि एक्चुअल में वो किन चीज़ों के लिए डिपेंड है। सो जैसे कि यहाँ पर एक डिपेंडेंसीज की कुछ फाइल्स होती हैं, मतलब .dll जो फाइल्स होती हैं, कुछ फाइल्स होती हैं जो कि यहाँ पर लो लेवल तक एक्सेस ले सकती हैं, जैसे कि कर्नल 32 आपने देखा होगा .dll, जो कि यहाँ पर CPU एंड हार्डवेयर लेवल की जो भी फाइल्स हैं उनको मैनिपुलेट एंड चेंजेस करने के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं। तो ऐसी फाइल्स कुछ होती हैं। तो यहाँ पर उन डिपेंडेंसीज को हम चेक करते हैं कि जो मालवेयर है वो किन किन डिपेंडेंसीज को लेके है, उनको क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए एंड क्या क्या चेंजेस करेगा वहाँ पर बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मालवेयर डिसेंबली देखते हैं हम लोग, मालवेयर को डिसेंबल करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो मालवेयर है उसको हम लोग डिसेंबल करते हैं, बेसिकली चेक करते हैं वहाँ पर क्या क्या मतलब जो मालवेयर है ना उसको डिसेंबली करना, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करना, ठीक है, मतलब उसको डिसेंबल करके देखना उसके अंदर क्या क्या है। एंड यहाँ पर हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि जो मालवेयर की, मतलब बेसिकली वहाँ पर हम उसके बाइनरीज को रीड करेंगे एंड देखेंगे कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या प्रोग्रामिंग यूज़ की गई है, एंड उस प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करेंगे डिसेंबल करके। मतलब डिसेंबली मतलब यही है कि उसको पूरा खोल के देखेंगे उसके अंदर क्या प्रोग्राम यूज़ किया गया है, वो करके देखते हैं, ठीक है। एंड ये सारा चीज़ टूल से होता है। उसके बाद एनालाइजिंग ELF एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। सो ये जो ELF फाइल्स है ना, ये बेसिकली लिनक्स के अंदर एग्जीक्यूट होने वाली फाइल्स है। जैसे ये P फाइल्स है, ये विंडोज़ के अंदर होती है। ELF जो है ना, ये लिनक्स के अंदर होती है ELF फाइल। ये हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं एंड एवरीथिंग उसके अंदर को उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ पर एनालाइजिंग मैक ओ जो है ना, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो कि मैक के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, वो फाइल्स यहाँ पर मैक ओ नाम है। तो उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को हम रीड करते हैं बेसिकली
क्या क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए उनको, क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो, बेसिकली उसके फंक्शनिंग को, एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है उसके फंक्शनिंग को समझते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग मैलिशियस MS ऑफिस डॉक्यूमेंट। MS ऑफिस क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा है वर्ड, एक्सेल, ये सारे MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कह सकते हो फाइल्स होती हैं। उनके अंदर भी मैलिशियस प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स करके भेजे जाते हैं, तो उनको भी एनालाइज करते हैं यहाँ पर हम। उनके लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस थे, एंड यहाँ पर इतनी चीज़ें हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर डायनेमिक मालवेयर एनालिसिस। डायनेमिक मालवेयर एनालिसिस जनरली यहाँ पर जो है ये एक्चुअल में क्या होता है कि डायनेमिक में हम स्नैपशॉट ले लेते हैं एक पूरे प्रोसेस का, मतलब जो प्रोसेस चल रही है, जितने भी प्रोसेस है उनका स्नैपशॉट लेते हैं एंड देखते हैं, उसको मेज़र करते हैं। जैसे अभी स्नैपशॉट लेंगे, ठीक है, एंड एक न्यू स्नैपशॉट लेंगे, तो पुराने वाले को नए वाले से मैच करेंगे कि कुछ चेंजेस है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम होस्ट इंटीग्रिटी चेक करते हैं, ठीक है। मतलब होस्ट इंटीग्रिटी में हम यहाँ पर क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे पोर्ट मॉनिटरिंग, मतलब पोर्ट, जितने भी पोर्ट्स ओपन है एंड कौन सा पोर्ट किस लिए ओपन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। एंड पोर्ट ओपन है तो कौन सी सर्विसेज के लिए ओपन है, वो सारी चीज़ें, कौन सी सर्विसेज यूज़ ले रहा है एक्चुअल में उस पोर्ट को। उसके बाद प्रोसेस मॉनिटरिंग, क्या क्या प्रोसेस रन हो रही है उस सिस्टम में, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर उस सिस्टम में, एंड क्या क्या प्रोसेस कर रहा है हमारा CPU, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम चेक करते हैं प्रोसेस मॉनिटरिंग में। एंड कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपने आप को जिन्युइन यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब म्यूज़िक फाइल या फिर विंडोज़ की कोई फाइल बन के वहाँ पर नेम चेंज करके दिखाते हैं कि वो जिन्युइन वेबसाइट है, पर वो जिन्युइन होते नहीं। तो प्रोसेस मॉनिटरिंग में हमको देखते हैं वो जिन्युइन है या नहीं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर रजिस्ट्री मॉनिटरिंग। रजिस्ट्री मॉनिटरिंग क्या होता है? जैसे भी रजिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है, सेटिंग्स होती हैं, कॉन्फ़िगरेशंस होती है हमारे ऐप्स के, एप्लीकेशंस के, एंड कुछ फोल्डर्स होते हैं जो जिसके अंदर सेटिंग्स होती है बेसिकली एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पर जब भी कोई मैलिशियस एप्लीकेशन आएगा ना, तो अपनी रजिस्ट्री क्रिएट करेगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएगा, तो वहाँ पर हम रजिस्ट्री मॉनिटरिंग करके उसको पकड़ लेते हैं कि मैलिशियस है। उसके बाद विंडोज़ सर्विसेज मॉनिटरिंग। विंडोज़ सर्विसेज मॉनिटरिंग से देखते हैं कि विंडोज़ की कौन सी सर्विस ऑन है, कौन सी ऑफ है, एंड सर्विसेज कौन सी किस लिए ऑन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली हम चेक करते हैं। एंड जनरली जो मालवेयर्स होते हैं वो खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं, जो कि बैकएंड में रन होते हैं, बट वो सर्विसेज में पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो रन होंगे तो पकड़े जाएंगे। उसके बाद होता है स्टार्टअप प्रोग्राम। कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं, बूट होता है, तो ऑटोमेटिकली कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि रन हो रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहे हैं, उन पर देखते हैं। तो उनमें से कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं जो कि ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है हमारे रिस्टार्ट करने के बाद। उसके बाद देखते हैं इवेंट लॉग मॉनिटरिंग, ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं। लॉग्स एक्चुअल में वो एक्टिविटी होती है, जैसे हम अपने सिस्टम में कोई भी चीज़ जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो वहाँ पर वो वन बाय वन यहाँ पर स्टोर होता है एज अ लॉग। लॉग मतलब ये हमारे सिस्टम की कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस हमने फॉलो की है, जो भी एप्लीकेशन हमने ओपन किया है, कब हमने पावर ऑन किया, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लॉग में होता है। अगर इसमें कोई चेंजेस है या फिर कोई मैलिशियस लॉग है, तो वहाँ पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग। इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, एंड वहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, तो भले वो हिडन हो, लेकिन जब वो इंस्टॉल होता है एक सिस्टम में, तो वो ये तो दिखाएगा ना कि सिस्टम में कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल है। तो आप इसको प्रोग्राम्स में, मतलब आपके कंट्रोल पैनल में जाके इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सा सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल है, कब इंस्टॉल किया गया एंड किसके थ्रू इंस्टॉल किया गया। तो ये इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग होती है, मतलब इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कोई हिडन एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल किया गया है, जो मेरे काम का नहीं है, वहाँ पर आप देख सकते। उसके बाद होता है फाइल एंड फोल्डर मॉनिटरिंग। कुछ फाइल एंड फोल्डर्स हैं जो कि अपने अंदर मैलिशियस प्रोग्राम्स लेके चलते हैं, ठीक है, एंड वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं वहीं पे। तो कोई कौन से फोल्डर के पास कौन कौन सी परमिशंस हैं, ये फाइल फोल्डर्स जो होते हैं ये एक्चुअल में अपने अंदर ना कुछ मैलिशियस प्रोग्राम एंड कोड लेके चलते हैं। जैसे आप क्लिक करते हो वो रन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी एनालाइज करना होता है, इनको भी एनालाइज करते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर एंड मॉनिटरिंग। ड्राइवर जो होते हैं बेसिकली एक सिस्टम के अंदर किसी भी हार्डवेयर को रन कराने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये ड्राइवर्स कहीं फेक तो नहीं है, कहीं ये हार्डवेयर का एक्सेस तो नहीं ले रहे हैं हमारे सिस्टम में, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम बेसिकली मॉनिटर करते हैं। ये ड्राइवर्स कुछ मालवेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने जिन्युइन वेबसाइट से ड्राइवर डाउनलोड नहीं किया, हो सकता है वो ड्राइवर ना हो, वो मालवेयर हो, तो वो भी एनालाइज करते हैं।
उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग, आपके सिस्टम में कितना ट्रैफिक आ रहा है बेसिकली वो मॉनिटर करते हैं यहाँ पर हम। एंड नेटवर्क ट्रैफिक में ये मॉनिटर करते हैं कि क्या डेटा भेजा जा रहा है, किस सिस्टम में, जहाँ किस डेस्टिनेशन में भेजा जा रहा है, वो आईपी कहाँ की है, एंड क्या क्या डेटा भेजा जा रहा है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर हम नेटवर्क ट्रैफिक में मॉनिटर करते हैं। उसके बाद होता है डीएनएस मॉनिटरिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखो हमारे सिस्टम में ना एक डीएनएस सर्वर का एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो अटैकर क्या करता है, उस डीएनएस सर्वर का जो मैन आईपी एड्रेस है उसको चेंज करके किसी मैलिशियस सर्वर का या फिर अपने सर्वर का यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल देता है, जिससे हमारी रिक्वेस्ट वहाँ जा रही होती है। तो यहाँ पर इसको मॉनिटर करते हैं, डीएनएस सर्वर का जो आईपी है उसको मॉनिटर करते हैं, कहीं हमारी जो रिक्वेस्ट है वो गलत जगह तो नहीं जा रही है। एंड जब भी आप ये डीएनएस से, जब उसने आपके डीएनएस का यहाँ पर डिटेल चेक कर दिया, जब भी इंटरनेट एक्सेस करोगे तो डीएनएस सर्वर की जगह उस अटैकर का डीएनएस सर्वर यहाँ पर एक्सेस होगा एंड वो रिप्लाई में आपको कुछ मैलिशियस कोड भेज देगा, तो आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर डीएनएस को भी यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद एपीआई कॉल, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कॉल्स मॉनिटरिंग। सो एपीआई कॉल मॉनिटरिंग में एक्चुअल में क्या होता है, एपीआई कॉल जो है ना, ये एक्चुअल में विंडोज़ जो है ना, विंडोज़ के सिस्टम में यूज़ किया जाता है। विंडोज़ का एक फंक्शन है कह सकते हो, जो कि जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं उनको यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स एक्सेस करने की परमिशन देता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशंस है एंड मनी एरर्स हैं, रजिस्ट्रीज हैं एंड बहुत सारी फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर एक्सेस करने के यहाँ पर बेसिकली परमिशन देता है। कर्सर, बटन्स एंड यहाँ पर माउस पॉइंटर्स, नेटवर्क सर्विसेज, वेब सर्विसेज एंड इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि यहाँ पर आप एक्सेस करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो एपीआई कॉल्स मॉनिटर करते हैं वहाँ पर हम कि कौन सी कॉल्स आ रही हैं, मतलब कौन से एप्लीकेशंस क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं बेसिकली, एंड क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर लेके जा रहे हैं। एंड जो यहाँ पर मालवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं या फिर जो अटैकर्स होते हैं वो इन एपीआई का यूज़ करके, इन्हीं सारी परमिशन का यूज़ करके जो विंडोज़ दे रहा है उनको वो अपने सिस्टम को डैमेज करने के लिए यूज़ हो लेते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर सिस्टम कॉल्स एंड मॉनिटरिंग। सिस्टम कॉल एंड मॉनिटरिंग क्या होता है, ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर एंड कर्नल के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना वो होती है। तो यहाँ पर मॉनिटर करते हैं बेसिकली कि क्या क्या यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है, मतलब क्या क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड जो अगर मैलिशियस एप्लीकेशन है तो उसके बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ डायनेमिक मालवेयर एनालिसिस एंड स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस के पॉइंट्स जो कि यहाँ पर बेसिकली हम एनालाइज करते हैं। सो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखने वाले हैं ये मालवेयर एनालिसिस को बेसिकली। तो यहाँ पर मैं मालवेयर अपने सिस्टम में स्विच होता हूँ एंड लैब में स्विच होता हूँ बेसिकली, एंड वहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं ये सारा जो एनालिसिस है। सो वो यार, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आई एम डैम श्योर आप साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में बहुत इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि एडवांस एथिकल हैकिंग का है, साथ ही साथ डिजिटल फॉरेंसिक का है। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से मिल जाएगी एंड आपको कोर्स का ब्रोशर्स जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहाँ पर जाके कोर्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हो। बेसिकली पेड कोर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट, जो कि मैं यहाँ पर मशीन में आ चुका हूँ अपने प्रैक्टिकल्स मशीन पे। बेसिकली मैंने लैब सेटअप किया है जो कि वर्चुअल लैब है, VMware पे सेटअप हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरी दो मशीन्स हैं, एक ये है एंड एक ये है। ये मेरी मैन मशीन है। ठीक है, मतलब इसको मैं एज अ मैन मशीन यूज़ करूँगा एंड ये हमारी टारगेट सिस्टम होगा जिस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे बेसिकली। ठीक है, एंड वंस अगेन ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका कोई भी गलत यूज़ नहीं करना है। ठीक है, एंड ना ही हमारा चैनल प्रमोट करता है किसी भी ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मैलिशियस एक्टिविटी करेंगे अपनी सिस्टम में, ताकि हमको पता लग सके कि ये एक्चुअल में सिस्टम में एक्टिविटी होती कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सबसे पहले अपने जहाँ पर मैंने ये सारे टूल्स रख रखे हैं बेसिकली सिस्टम में। तो यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स रख रखे हैं जिसकी लोकेशन मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टूल्स में जाऊँगा अपने, एंड यहाँ पर मेरे पास एक रैट है जो कि यहाँ पर एक मैलिशियस प्रोग्राम को बिल्ड करेगा। ठीक है, तो
मैंने पहले प्रैक्टिकल किया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, न्यू प्रैक्टिकल करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर जाके उसको बेसिकली यहाँ पर एक्सेस करता हूँ। सो यहाँ पर मैं उस फोल्डर पे आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने वो मेलेसियस जो टूल्स है वो रखे हुए हैं। सो यहाँ पर मेरे पास जो एंडर है एनजेरेट है उसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, जिससे ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसे दिखता है। एंड यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पोर्ट नंबर जो है बाय डिफ़ॉल्ट मैं वही रख रहा हूँ। एंड आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपने कभी यूज़ लिया है तो वो यूज़ ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको बिल्डअप करूँगा, स्टार्ट करना है मुझे इसको। सबसे पहले तो मुझे एक मेलेसियस जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड करना पड़ेगा फॉर टेस्टिंग पर्पस। सो यहाँ पर नीचे में एक बिल्डर का ऑप्शन है, वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल किया था तो वो पहले से एक IP एड्रेस रखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा IP एड्रेस है, मतलब जो मेरे सिस्टम से, जिस सिस्टम से मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ उसको वो, एंड यहाँ पर ये रजिस्ट्री स्टार्टअप, ये दोनों मुझे एक्टिव रखना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे एंड ये बोल रहा है कहाँ पर सेव करना है। तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी सेव कर दूंगा, यहीं पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट रखा है, आप तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए रखा जा रहा है। मैं क्या करूँगा कि वो जो सॉफ्टवेयर जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा है ना उसको किसी भी तरीके से हम सिस्टम तक पहुंचाते हैं, मतलब जो अटैकर है वो सिस्टम तक पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक शेयर्ड फोल्डर है मैं उसके थ्रू भेज रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं ब्लर कर दूंगा शेयर्ड फोल्डर को। तो यहाँ पर मैं शेयर्ड फोल्डर में मैंने कर दिया। एंड ये मशीन दोनों शेयर्ड फोल्डर है, मतलब बेसिकली दोनों मशीन में है। तो मैं अपने जिस मशीन को मैं यहाँ पर एज अ प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा हूँ, जिस पर मैं ये सारे अटैक्स करूँगा, वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। उस पर मैं गया एंड उस शेयर्ड फोल्डर के थ्रू उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये एक्चुअल में आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब इसको आप अपने किसी के थ्रू भी भेज सकते हो, मेल के थ्रू, या फिर जो अटैकर्स हैं वो व्हाट्सएप में कैसे भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं भी इसको कॉपी करके, जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया कहीं से, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया एंड मैं इसको डेस्कटॉप पे, यहाँ पर भी डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ एंड अब मैं इसको रन करता हूँ। रन कर दिया बेसिकली मैंने इसको डबल क्लिक करके, ठीक है। एंड डबल क्लिक करके रन हो गया। हम अपने मैन मशीन पे जाते हैं एंड यहाँ पर मैन मशीन पे ये फोल्डर मैंने ब्लर कर दिया है एंड यहाँ पर देख सकते हो ये एक IP एड्रेस आ चुका है सिस्टम का, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे इसके नाम पे यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं एंड इन ऑप्शंस में से आप कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर मैनेजर चुना। आप इस मैनेजर में क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर सारी ड्राइव्स दिख रही हैं उसकी, डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप में क्या है, देखो डेस्कटॉप में DIR नाम की कोई फाइल पड़ी हुई है एंड ये हमने जो फाइल रखी थी वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फाइल यहाँ पर मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ बट यहाँ पर ऑप्शन है। जो अटैकर है वो ऐसे कंट्रोल कर सकता है आपके सिस्टम को बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये विंडोज़ की फाइल्स हैं, कुछ विंडोज़ से रिलेटेड, एंड ये विंडोज़ को करप्ट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पर पूरा एडमिन लेवल का एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे यहाँ पर यूज़ लेते हैं। उसके बाद अगर मैं इस विंडो को क्लोज कर दूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्रोसेस मैनेजर में क्लिक करूँ तो उस सामने वाले सिस्टम में जितनी भी प्रोसेस चल रही है वो सारी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो ये एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कराया है वो है, एंड ये पोर्ट नंबर जिसका मतलब जितनी डायरेक्टरी एक्टिव्स हैं वो PIDs की ये है। यहाँ पर हम किसी भी प्रोसेस को यहाँ पर स्टॉप करा सकते हैं, ठीक है। जैसे एनी डिस्क है, मैं इसको किल कर देता हूँ, ठीक है, बंद हो गई, इसको किल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से किल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये अभी चालू हुई। अब मैं अगर सामने वाले सिस्टम में जाके कोई भी एक एप्लीकेशन ऑन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये फायरफॉक्स ऑन करता हूँ, चलिए फायरफॉक्स ऑन करते हैं। यहाँ पर कुछ दिखता है क्या, फायरफॉक्स मैंने ऑन कर दिया। अभी इस प्रोसेस में दिखना चाहिए कि फायरफॉक्स ऑन हुआ है। देखो मोज़िला फायरफॉक्स ऑन हुआ है, उस ग्रीन कलर्स में आपको दिख रहा हो,
तो इनमें से मैं कोई भी एक किल करके देखता हूँ क्या वो बंद होता है। चलो मैंने इसको किल कर दिया एंड इधर से दिखा रहा है सारा बंद हो गया एंड यहाँ से भी बंद हो गया, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फाइल मैनेजर भी ऑन है, मैं फाइल मैनेजर को ऑफ करता हूँ। ठीक है, बिन भी ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर किल कर सकते हो। बेसिकली जो यहाँ पर अटैकर्स होते हैं वो ऐसे यूज करते हैं इसका। ठीक है, एंड आपको किसी को देखो यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चल रहा है एंड यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं दिख रही है जिससे उसको पता किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर शेल जो है वो दिखा रहा है, मतलब सारी ओवरऑल जितनी भी प्रोसेस है वो अभी भी लोड हो रहा है, कितनी प्रोसेस यहाँ पर रन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप प्रोसेस को यहाँ पर नज़र रख सकते हो। ठीक है, मतलब जो अटैकर है ऐसे नज़र रख पाता है आपके ऊपर। और भी इसके फंक्शंस दिखाता हूँ मैं आपको। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कनेक्शंस में, ये जो फीचर है कनेक्शंस का, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, उसका पोर्ट कौन सा है, टारगेट पोर्ट कौन सा है एंड कितने कनेक्शंस बने हुए हैं यहाँ पर बेसिकली वो सारे यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, लिसन, स्टैब्लिश, वेटिंग टाइम, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि सामने वाले सिस्टम में कौन सा पोर्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा आईपी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इनको भी आप यहाँ से किल कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये सारा किल कनेक्शन हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर इस लेवल का एक्सेस ले सकते हो आप यहाँ। ठीक है, ये हमारा मेन मशीन में वापस होना है, अभी मैंने उस पर स्विच किया था। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन की अगर बात करें इसमें तो यहाँ पर सामने वाले की रजिस्ट्रीज भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये सारी रजिस्ट्री फाइल्स हैं जो कि इजीली यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, एंड आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी रजिस्ट्री को, जैसे ये है, यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बहुत डीप लेवल का एक्सेस मिल जाता है इससे। अगर वो इस सामने वाले सिस्टम में कैसे भी पहुँच गई है वायरसेस को, तो देख सकते हो क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक छोटी सी गलती का आपके सिस्टम पे। एंड उसके बाद आता है यहाँ पर एक रिमोट सेल का एक्सेस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रिमोट सेल। ठीक है, तो रिमोट सेल भी ले सकते हो। यहाँ पर रिमोट टाइपिंग नहीं हो रही है बट यहाँ से आप सेल का एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर सर्विसेज में जाओगे तो जो भी सर्विसेज उसमें रन हो रही है वो सारी सर्विसेज यहाँ पर दिख जाएगी, क्या क्या ओपन है, क्या क्या रनिंग है, सारी सर्विसेज आपको दिख जाएगी। एंड इसका इन मलिशियस में एक्चुअल में मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है बट इनमें कीबोर्ड काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी प्रोसेस आप देख सकते हो इसमें कि क्या क्या एक्चुअल में यहाँ पर प्रोसेस मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एंड चलो ये सारी इसकी प्रोसेस थी। रिमोट सेल में एक्चुअल में बहुत सारी कमांड रन कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, A to Z सारी यहाँ पर कमांड रन की जाती है बट मेरा पता नहीं कि इसमें रन नहीं हो रही है या फिर प्रॉपरली वर्किंग नहीं होगा, तो ये प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाने पाऊँगा। एंड अगर उसके बाद इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर बंद कर दूँ, ठीक है, ये जो यहाँ पर प्रोसेस चल रही है ये वाली मैं अगर बंद कर दूँ टर्मिनल वाली, तो यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करते हो ना इसके नाम पे, तो यहाँ पर आपको एक रिमोट डेस्कटॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे सामने वाले सिस्टम का सारा रिमोट आ सकता है। देखो ये वही सिस्टम है सामने वाला एंड उसमें जाके देखते हैं हम लोग उसका। ये देखो यहाँ पर उसका कर्सर है एंड ओवरऑल सारी फाइल है। एंड यहाँ पर आप इसका जो रिमोट है मतलब कीबोर्ड माउस वो सारा भी एक्सेस कर सकते हो। देखो कीबोर्ड माउस, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें, स्टार्ट स्टॉप, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम न्यू वर्जन हैकर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टाइप कर दिया। अब देखते हैं सामने वाले सिस्टम में टाइपिंग है या नहीं। तो देखो यहाँ पर सामने वाले सिस्टम में टाइप्ड है पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन सभी को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, एंड वहाँ से भी डिलीट हो गया, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज हो गया। एंड यहाँ पर कुछ बता रहा है तो इसको मैं एरर को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। मेरे मैन सिस्टम का एरर दिखा रहा है बेसिकली, वो जो मेरा मैन सिस्टम है जिससे मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो। सो मैं अभी ये जो स्क्रीन है रिमोट डेस्कटॉप जो हमने लिया है उसको स्टॉप करता हूँ मैं।
एंड यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन दिखाता हूँ, दूसरा फंक्शन, जैसे कि इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर रिमोट कैम, ठीक है। रिमोट कैम को एक्टिवेट कर दिया मैंने एंड मैं मशीन में जाता हूँ जो कि हमारी टारगेट मशीन है एंड यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये किस काम आएगा, देखो वहाँ पर तो आप पूरी स्क्रीन देख पा रहे थे, ठीक है, तो मतलब पूरी स्क्रीन में देख सकते हो, लेकिन ये किस काम में आएगा, जैसे किसी ने डेस्कटॉप खोला, ठीक है, डेस्कटॉप में या फिर यहाँ पर चलो डेस्कटॉप हटाओ, यहाँ पर हम ओपन करते हैं नोटपैड, ठीक है। ये नोटपैड ओपन किया मैंने एंड यहाँ पर मैंने टाइप किया हेलो माय यूज़र, यहाँ पर यूज़र नेम इज़ 123 या फिर यहाँ पर NVH रख देते हैं, न्यू वर्जन हैकर, एंड यहाँ पर पासवर्ड लिख देते हैं 123 एंड मोबाइल नंबर लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर 235698 समथिंग पर रख दिया हमने ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ पर जाते हो एंड इसको अगर देखना है वहाँ पर उन्होंने क्या टाइप किया, तो यहाँ पर बहुत इजीली आप देख सकते हो। वो कैसे देखोगे, तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पर की लॉगर पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हमने टाइप किए, जैसे देखो पहले मैंने पासवर्ड टाइप किया, बैक स्पेस डाला, यहाँ पर कोई एंटर डाला, माय नंबर डाला, जितने भी चीज़ें आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर यहाँ पर हमको इसको फिक्स करना है तो ये फिक्स भी कर देता है, मतलब जो अनवांटेड चीज़ें वो हटा देता है, ठीक है। एंड जो हमारे काम की है वो यहाँ पर एंटर हो सकती है, ठीक है। तो सामने वाले सिस्टम पे ये की रिकॉर्ड है जो उसने टाइप किया, बेसिकली की लॉगर जिसको कहते हैं। तो कैम का ऐसे अटैकर यूज़ करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आपको चैट्स भी भेज सकते हैं, जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो ओपन चैट का भी ऑप्शन है, यहाँ पर अपना नाम या फिर कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर न्यू वर्जन ये हैकर, ठीक है, एंड ओके प्रेस करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, कनेक्टिंग बोल रहा है, कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर बोलता है यू आर हैव, ठीक है। ये देखो ऐसे अटैकर्स आपको यहाँ पर भेजते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ओपन किया, इधर पहुँच गया दूसरे सिस्टम में एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, नो सेव, एंड यहाँ पर देखो एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हु आर यू, तो ये जो मैसेज है सामने वाले तक पहुँच जाएगा, ठीक है। हैकर एंड ये वहाँ से दूसरे सिस्टम में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे यूज़ करते हैं हैकर्स, जो कि मतलब जो अटैकर होते हैं वो ऐसे यूज़ करते हैं ऐसे टूल्स का जिसमें बहुत सारी माल फंक्शनिंग हो सकती। अब जनरली किसी को भी ये मैसेज मिलेगा तो वो क्या करेगा, जनरली इसको क्लोज करेगा, ठीक है, इसको क्लोज करने की कोशिश करेगा या फिर रिस्टार्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये सिस्टम को आप रिस्टार्ट करने की कोशिश करोगे, जनरली कोई भी शट डाउन एनीवे, ठीक है, या रिस्टार्ट एनीवे, तो यहाँ पर ऐसे रिस्टार्ट होने की कोशिश करेगा जो सामने वाला सिस्टम है एंड यहाँ पर हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब वो रिस्टार्ट करेगा तब तो हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, या फिर अटैकर का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब वापस से सिस्टम रिस्टार्ट होता है, तो देखते हैं इसको स्टार्ट होने के बाद। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मशीन जो है ऑन हो चुकी है एंड मैंने इसको पावर ऑन करके लॉगिन भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सो सिस्टम के ऑन होते ही देख सकते हैं यहाँ पर वापस से कनेक्शन आ चुका है सिस्टम का बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे ही अटैकर्स आपके फिर से कनेक्शंस को ले सकते हैं जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही डेंजरस होते हैं ये जो मालवेयर्स होते हैं, बेसिकली ये ट्रोजन है, ट्रोजन के थ्रू ये काम किया जाता है जो कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन होता है। अभी यहाँ पर अटैकर क्या कर सकता है, या फिर जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, वो टास्क मैनेजर में जाएगा, ठीक है,
टास्क मैनेजर में जाके यहाँ पर देखेगा कि कोई ऐसा एप्लीकेशन तो रन नहीं हो रहा है जो कि मेरे सिस्टम को हार्म करे। तो वो क्या करेगा, वहाँ पर देखेगा, अभी तो यहाँ पर लोड हो रहा है, वो वहाँ पर बेसिकली देखेगा कि जो यहाँ पर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो कि रन हो रहा है मेरे परमिशन के बिना, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया। वो जनरली क्या करेगा, यहाँ पर उसको एंड टास्क कर देगा, तो वो वर्किंग बंद कर देगा, ठीक है, एंड वो पहचान लेगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर अटैकर्स क्या करते हैं बेसिकली, वो अपने जितनी भी डिटेल्स है ना बेसिकली उनको इनक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो मालवेयर है वो उसको इनक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेगा, देखो जैसे ये server.exe है, ये रन हो रहा है, तो इसको ये एंड टास्क कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर कनेक्शन टूट जाए। तो यहाँ पर अटैकर्स क्या करेंगे बेसिकली, उसको इनक्रिप्ट कर देंगे, अपना जो मालवेयर है या फिर अपना जो मालवेयर फाइल है उसको यहाँ पर इनक्रिप्ट कर देंगे। अब उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर अटैकर्स, वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी फाइल कितनी डिटेक्टिबल है, या फिर जो हमारे वायरसेस हैं वो कितने इसको डिटेक्ट, मतलब जो एंटीवायरस हैं कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम मतलब हमारे फाइल्स को जब स्कैन करते हैं वो मलेशियस है नहीं, यहाँ पर यूज़ करते हैं हम टोटल वायरस का, या फिर वायरस टोटल नाम है उसका, ठीक है। वायरस टोटल नाम की एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन स्कैनिंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर वायरस टोटल पे जाते हैं हम लोग, एंड यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमने विक्टिम को भेजा था, अभी सामने वाले सिस्टम पे भेजा। यहाँ पर हम जाएंगे एंड डेस्कटॉप पे जाएंगे, एंड यही वाली भेजा था हमने, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। एंड ये स्कैन कर रहा है, कंफर्म अपलोड करते हैं, एंड यहाँ पर हम कंफर्मेशन देते हैं कि वी आर नॉट रोबोट। सो यहाँ पर बहुत मुश्किल टास्क करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं। एंड यहाँ पर फाइल्स अपलोड किया था हमने जो, वो दिख नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, वापस से चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये फाइल चूज़ किया, ओपन, कंफर्म अपलोड, 100% अपलोड हो गई है। अब ओके, ये स्कैनिंग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये एनालाइज कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर बता रहा है, रेड में दिख, रेड अलर्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये बहुत भयानक सा ट्रोजन है, एंड यहाँ पर बहुत रेड अलर्ट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट आ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड यहाँ पर अनडिटेक्टेड दिखा रहा है, मतलब ये फाइल जो है अनडिटेक्टेड। एंड यहाँ पर बहुत सारा, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ 63% यहाँ पर बता रहा है कि ये पूरे के पूरे जो है ना 63%, 73% में से 63% जो है मलेशियस है, ठीक है। तो देखो ऐसे डिटेक्ट कर सकते हो आप लोग, ये हैशेस हैं जो कि फाइल्स के होते हैं, ऐसे ही फाइल के हैश आप यहाँ पर आके निकाल सकते हो, जिससे बाद में आप जाके मैच कर सकते हो, ठीक है। टोटली वायरस टोटल, ठीक है। एंड यहाँ पर बिहेवियर दिख रहा है, क्या क्या बिहेवियर है इन मालवेयर्स के, सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको बेसिकली इनक्रिप्ट करेंगे इस फाइल को, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर ये मॉनिटर कर रहा है, एंड अपना काम तो वैसे यहाँ तक है डिटेक्शन में। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये वनरेबल है, ठीक है, पॉपुलर थ्रेड्स लेवल जो है बहुत सारे हैं इसमें, ओके। अब हम चलते हैं अपने फाइल में, एंड वहाँ पर डिटेक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि इसको बेसिकली हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अटैकर्स जो है ना वो जनरली क्रिप्टर्स का यूज़ लेते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, जैसे कि हमने देखा। तो यहाँ पर मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ, उसको ब्लर करते हुए लोकेशंस को, एंड यहाँ पर जाता हूँ मैं क्रिप्टर्स में, ठीक है। यहाँ पर क्रिप्टर्स है, एंड यहाँ पर एक क्रिप्टर है, उसको मैं ऑन कर देता हूँ, एंड देखो क्रिप्टर कैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फाइल चूज़ करता हूँ, एंड ये काफ़ी छोटा है तो मैं इसको जूम कर दूंगा थोड़ा सा, एंड यहाँ पर मैं फाइल सिलेक्ट करूँगा, एंड उसी फाइल को मैं चूज़ करूँगा जो मैंने वहाँ पर सामने वाले सिस्टम में भेजा था, डेस्कटॉप पे रखी हुई है, एंड सर्वर ओपन करूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं स्टार्टअप म्यूटेक्स एंड डिसेबल यूएसी
एंड ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एंड उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दूंगा इनक्रिप्ट में। इनक्रिप्ट के बाद ये सेव करेगा, मैं उसको वापस से वहीं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर वो इनक्रिप्ट हो चुकी है, ठीक है, ये इनक्रिप्ट हो चुकी है फाइल। एंड अब वापस से हम चलते हैं उसी वेबसाइट पे एंड इसको एक बार ट्राई करते हैं वो क्या बोलता है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ बैक, यहाँ पर मैं वापस स्टार्ट कर देता हूँ वायरस टोटल को एंड यहाँ पर अपलोड फाइल, ठीक है। एंड ये इनक्रिप्टेड वाली फाइल जो हमने बनाई है, अब इसको ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर एंड यहाँ पर कंफर्म अपलोड कर देते हैं। एंड अब ये यहाँ पर वापस से वेरीफाई कर रहा है, तो फिर से मुश्किल टास्क पूरा करने के बाद यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं एंड इसको वापस से अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद वो फिर से अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कंफर्म अपलोड, ओके, सो स्कैनिंग स्टार्ट कर रहा है, देखते हैं अब क्या आता है। 3 ट्रोजन यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया उसने, सिर्फ और 4-5 कर रहा है। सो यहाँ पर देखो पहले 63 मिला था, अब सिर्फ 43 मिले हैं यहाँ पर स्कैन हुए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कम जो इनक्रिप्शन था वो थोड़ा काम कर रहा है यहाँ पर। 100% इसने सिक्योर नहीं किया, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ 43 दिखाया, मतलब यहाँ पर लगभग 30 जो है वायरसेस वो छुपा दिए। अब हम ये जो हमारा अनडिटेक्टेबल हमने बनाया है वायरस जो है, इसको हम भेजते हैं वापस से सामने वाले सिस्टम में एंड देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होती है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने शेयर्ड फोल्डर में एंड यहाँ पर मैं जो मेरा फोल्डर है उसमें मैं शेयर्ड फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सामने वाले सिस्टम में जाएंगे एंड उस शेयर्ड फोल्डर को एक्सेस करेंगे जो मेरा सामने है एंड यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल C करके डेस्कटॉप में कॉपी कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एंड यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया तो एक नोटिफिकेशन पॉपअप किया था हमारे सिस्टम में एंड देखते हैं यहाँ पर हम अपने रैट को वापस से ओपन करके देखते हैं हमारे पास वो कनेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलूँगा रैट्स में एंड रैट्स ऑलरेडी ओपन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कनेक्शन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा टास्क मैनेजर है उसमें शो हो रहा है या नहीं एंड हाइड किया है नहीं किया है वो सारी चीज़ें। सो यहाँ पर आप लोग कनेक्शन नहीं देख सकते, बेसिकली जो इनक्रिप्टेड फाइल है वो कनेक्शन नहीं दिखा सकती एंड कई बार अगर न्यू टेक्नोलॉजी है तो डिटेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे यूज़ होते हैं यहाँ पर इनक्रिप्टर जो कि दिखाते ही नहीं है एंड बैकएंड में रन होते हैं, हालांकि यहाँ से दिख जाता है टास्क मैनेजर से। सो अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ ट्रोजन से सिस्टम को इन्फेक्टेड किया था एंड देखा था कि एक्चुअल में वो कैसे इन्फेक्ट करता है एंड क्या क्या कर सकता है जो ट्रोजन से यहाँ पर आपसे आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जो भी, ठीक है। मतलब जो भी अटैकर आपके सिस्टम में अटैक करता है ट्रोजन के थ्रू तो क्या क्या एक्सेस ले सकता है। अब हम एक वायरस के थ्रू करके देखेंगे ये सारी चीज़ें कि जब एक वायरस एंटर होता है आपके सिस्टम में तो आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए एक्चुअल में हम पासवर्ड चेंजिंग का देखने वाले हैं वायरस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र लॉगिन है यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग का नाम थोड़ा सा ब्लर दिखेगा एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर किसको एक्चुअल में मुझे यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड दिखाता हूँ एक्चुअल मैंने पासवर्ड क्या डाला है। तो यहाँ पर इसका पासवर्ड जो है ना PA$00W0RD, ठीक है, ये पासवर्ड मैंने डाला है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर एंड एंटर कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। एंड यूज़र आप लोगों ने देख लिया एंड यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने मैंने ये वैसे ही है, यहाँ पर थोड़ा सर्वर दूसरा है, मतलब यहाँ पर मशीन टारगेट मशीन दूसरी है एंड यहाँ पर मैं विंडोज़ जो मेरा मैन मशीन है उससे हम यहाँ पर अटैक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो अभी भी वो प्रैक्टिकल जो हमने किया था वो ओपन है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ,
ठीक है, क्योंकि वो मशीन मैंने क्लोज कर दी। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को। सो यहाँ पर मैं उसी फोल्डर में जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे टूल्स रखे हुए हैं बेसिकली, एंड टूल्स को मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ। स्क्रीन आपको थोड़ी ब्लर दिख रही होगी, बट मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, देखते हैं क्या कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, वायरसेस कैसे काम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लूँगा जिसमें मेरे काम का जो वायरस क्रिएटर है वो रखा हो। तो यहाँ पर मुझे मिल गया है, ठीक है, JPS करके है, एंड इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर रन करता हूँ, ठीक है। एंड ये डेंजरस भी हो सकता है, आप लोग अपने इसमें प्रैक्टिकल मत करना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कितने तरीके के हम बना सकते हैं बेसिकली सिस्टम, मतलब कितने तरीके के हम बना सकते हैं, कितने तरीके के अटैकर एक्चुअल में यूज़ करते हैं यहाँ पर वायरसेस को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाला ऑटो स्टार्टअप से, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे तो उनको हम क्लिक कर लेते हैं। पहले ऑटो स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर हम डिसेबल टास्क मैनेजर पे क्लिक कर देंगे, टास्क मैनेजर जिससे डिसेबल हो। एंड यहाँ पर हम हाइड विंडो क्लॉक एंड हाइड आइकॉन्स, एंड यहाँ पर इनेबल रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है। एंड यहाँ पर ये तो हमने कर दिया। एंड एक दो ऑप्शंस और चूज कर लेते हैं, जैसे कि रिमूव ब्लूटूथ, एंड यहाँ पर ऑटो स्टार्टअप हमने चूज कर रखा है, टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर, ठीक है। एंड इधर साइड में हमने डिसेबल ड्राइव्स एंड डिसेबल कंट्रोल पैनल, डिसेबल ड्राइव्स, डिसेबल कंट्रोल पैनल एंड डिसेबल ड्राइव्स हमने कर दिया। एंड डिसेबल विंडोज अपडेट, ठीक है। एंड यहाँ पर ड्राइव्स, एंड यहाँ पर हम ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे कुछ, ठीक है। एंड ये नोन पे ही रखेंगे ताकि ये क्रिएट होने के बाद हम पे ही अटैक ना कर दे। हालांकि ये वायरसेस जो हैं ये हमारे कंट्रोल पे नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई मत करना, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बताया जा रहा है, ताकि आप लोग समझ सको कि कितने डेंजरस होते हैं ये। एंड यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने में क्लिक कर देंगे अगर पासवर्ड चेंज करना है तो, ठीक है। यहाँ पर चेंज पासवर्ड, यहाँ पर चेंज पासवर्ड लिख देंगे हम अपने हिसाब से। हमने स्टार्टिंग में क्या पासवर्ड रखा था, तो हमने पासवर्ड देखा था कुछ था जो हमने डाला था वहाँ पर। अब यहाँ पर हम पासवर्ड कोई दूसरा डालेंगे, जिससे मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्वालिटी पासवर्ड, ठीक है। चलो और इजी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रख देते हैं, 5 6 तक, ठीक है। 6 तक पासवर्ड रहेगा यहाँ पर बेसिकली अपना। एंड उसके बाद यहाँ पर रखते हैं चेंज कंप्यूटर नेम भी कर देते हैं। आपने देखा था वहाँ पर एडमिन तक, यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट रख देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर JPG आइकॉन पे क्लिक रहेगा, JPG आइकॉन पे। एंड यहाँ पर हम वार्म नेम लिख देंगे एंड इसको इनेबल कर देते हैं एक्सेल में, ये वाह, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, जिससे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेड, FEDVR, फेड VR, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। एंड इसमें हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हो बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। इससे बॉन्डिंग नहीं है नाम की। एंड उसके बाद यहाँ पर क्रिएट वायरस, ठीक है, एंड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये क्रिएटेड हो चुका है, अभी ये वहीं पर प्लेस हुआ है जाके जहाँ पर इसको ओपन किया था। एंड ये रहा वो, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर हम अपने टारगेट मशीन पे जाएंगे एंड यहाँ पर देखेंगे वही फोल्डर एग्जैक्ट, ठीक है।
मतलब जो फोल्डर है उसी को देखेंगे जहाँ पर एक्चुअल में शेयर्ड फोल्डर है। एंड ये जो क्रिएटेड हमारा वायरस है ना, मतलब यहाँ पर मेरे लैब में तो यहाँ पर शेयर्ड फोल्डर है एक दूसरे से। एंड ये जो लैब है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये फोल्डर उधर पहुँच गया होगा। लेकिन अटैकर्स क्या करते हैं यहाँ पर, जनरली अटैकर्स यहाँ पर किसी न किसी मेल में या फिर किसी न किसी के थ्रू भेज देते हैं, ठीक है। मतलब किसी न किसी दूसरे सोर्सेस का यूज़ करके। तो यहाँ पर आप वो जो अटैकर हैं कैसे भेज सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वही है जो हमने क्रिएट किया था। दूसरे मशीन पे हम लोग अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वायरस आ चुका है किसी भी सिस्टम में। अब जब आप इसमें डबल क्लिक करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है यहाँ की। आपके साथ भी ऐसे ही होगा जब आपके सिस्टम में आप कोई वायरस को जब क्लिक करोगे, बेसिकली ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेक श्योर करना है कि जो फाइल्स हो वो प्रॉपरली सही हो। तो यहाँ मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपके सिस्टम जो है वो यहाँ पर करप्ट हो सकता है। अब जनरली कोई क्या करेगा, जब स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा तो सिस्टम को रिस्टार्ट करेगा। कोई विक्टिम जो है वो सिस्टम को क्या करेगा, रिस्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वायरसेस का जो है ना, इसका काम कुछ नहीं होता, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करना, आपको नुकसान पहुंचाना, ठीक है। ये किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं देता बेसिकली, ठीक है। अभी देखो ये रिस्टार्ट होता है तो क्या आता है यहाँ पे। सो यहाँ पर देख सकते हो मैं एंटर कर चुका हूँ, मतलब यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है ये यहाँ पर। एंड देख सकते हो यूज़र नेम तो वही है। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल के देखता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने डाल दिया, लॉगिन करता हूँ। देखो इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा है, वापस ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर हमने पासवर्ड चेंज का ऑप्शन जो सर्च में वहाँ पर किया था, पासवर्ड चेंज किया था 1 2 3 4, वही यहाँ पर चेंज हो गया पासवर्ड एक्चुअल में, ठीक है। PASSW0RD, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे, इनकरेक्ट पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 डाल के देखता हूँ, यस इट्स लॉगिन, ठीक है। मतलब ऐसे आपके जो सिस्टम है ऐसे हार्म किए जा सकते हैं। तो ऐसे जो मेलिशियस प्रोग्राम्स हैं इनसे बच के रहना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टास्क मैनेजर ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखो वापस से ब्लैक हो गया। एंड यहाँ पर मैं टास्क मैनेजर ओपन करने की कोशिश करता हूँ, टास्क मैनेजर हैज़ बीन डिसेबल बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पर, मतलब आप कुछ भी यहाँ पर एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो जो चीज़ें हमने वहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट किया था बेसिकली वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिसेबल्ड हो चुकी है। सो वॉरियर्स यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस, जिसमें हम फर्स्ट टूल को यूज़ लेंगे यहाँ पर, जो कि अब वेबसाइट है। जैसे एक वायरस टोटल तो आपने देख लिया, वो भी यूज़ ले सकते हो, www.hybridanalysis.com, ठीक है। जैसे ये आप टाइप करोगे एंड यहाँ पर फर्स्ट जो है ये इसकी फर्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर यहाँ फाइल से भी ला सकते हो, ठीक है। मतलब ये फाइल से भी ले सकते हो लोकेशन सिलेक्ट करके। एंड यहाँ पर हम जाते हैं अपने लोकेशन पे। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पज से। एंड यहाँ पर मैं लोकेशन को ओपन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ वायरसेस रखे हुए हैं, उनको मैं यूज़ करूँगा बेसिकली यहाँ पर एनालिसिस के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर एक EXE रखी हुई है जो कि वायरस ही है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओपन करता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन कर दिया एंड यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेस कर रहे हैं, एक मिनट, यू नीड टू एक्सेप्ट, ओके मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू कर देता हूँ मैं प्रोसेसिंग में। उसको एक्सेप्ट करना जरूरी था। एंड यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एनालिसिस एनवायरनमेंट मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली चूज करना है आपको यहाँ। एंड यहाँ पर लोअर लेवल पे सर्च करेंगे हम विंडोज 7 32 बिट जनरेट, ठीक है। एंड यहाँ पर एनालाइज करते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो ये बोल रहा है मेलिशियस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेलिशियस है बता रहा है ये, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। इसके बाद अगर इससे और ज़्यादा डिटेल्स में आज चाहिए आपको इसी से रिलेटेड, तो हम वायरस टोटल में गए थे, तो वहाँ पर वायरस टोटल में इससे डिटेल्स रिपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो वायरस टोटल पे अगर हम सेम चीज़ यहाँ पर अपलोड करें,
ठीक है। तो मैं सेम चीज़ अपलोड करता हूँ, सेम फाइल अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर ओपन करते हैं। ओ माय गॉड, ये देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर वनरेबल है। ठीक है, 62। एंड यहाँ पर रिलेशंस पे अगर क्लिक करें हम, ठीक है, मतलब ये प्रीवियस रिलेशंस हैं, इससे पहले जो आ चुके हैं। डिटेल्स यहाँ पर देख दो, ये सारी हैश फाइल्स हैं। इन्हीं हैश के थ्रू इनको डिटेक्ट किया जाता है ये वायरसेस हैं या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे आप स्कैन कर सकते हो वायरस टोटल से भी। ठीक है, एंड ये पी रिलेशन से देख सकते हो कि एक्चुअल में बता रहा है कि यहाँ पर देखो एग्जीक्यूट पेरेंट्स। ठीक है, कितनी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स थी यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स थी, पी सोर्सेस। ठीक है, मतलब हर तरह की जितनी भी मलेशियस चीज़ें थी यहाँ पर वो रखी हुई। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि वायरसेस को हम कैसे स्कैन करते हैं। ठीक है, फाइल इनक्रिप्टेड जो फाइल है वो सही है या गलत है, वो आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हो। आपको उसको सिस्टम में रखना है नहीं, यहाँ से आप उसको स्कैन कर सकते हो बेसिकली। एंड सेम कुछ रिजल्ट इसमें भी देख सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पर देखो मेटा डिफेंडर, ये वायरसेस है एंड इतनी मलिशियस है ये फाइल। 100 में से 100 स्कोर मिला है इसको वायरस का। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप रिलेशंस में क्लिक करते हो तो यहाँ पर रिमोट एक्सेस, इसकी स्पाईवेयर, फिंगरप्रिंटिंग, सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये क्या क्या नुकसान पहुँचा सकता है आपको। ठीक है, तो ये सारे नुकसान पहुँचा सकता है ये आपके सिस्टम को। एंड सिमिलरली वॉरियर्स, यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर ये वायरस जो वायरस है उनको स्कैन कर सकते हो बेसिकली। सो यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में चलते हैं, सेकंड करके देखते हैं। ये मालवेयर एनालिसिस था, ऐसे देख सकते हो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम स्ट्रिंग सर्च करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रिंग सर्चिंग टूल्स जो है वो यूज करते हैं। बिन टेक्स्ट करके ये टूल है, इसको मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर एडवांस व्यू पे क्लिक कर, ये क्लिक रहना चाहिए बेसिकली। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एडवांस जो इसका व्यू है वो यहाँ पर मैंने पीछे कर रखा है ताकि हम अच्छे से यहाँ पर ब्राउज कर पाएँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बिनटेक्स है, जो कि बाइनरी को यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम मालवेयर को लेके आते हैं, तो यहाँ पर ब्राउज बटन पे जाएंगे हम लोग एंड जहाँ पर मेरे मालवेयर रखे हुए हैं वहीं पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर वायरसेस चूज करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर मैं चूज करता हूँ एक फेस एक्सी नाम की यहाँ पर फाइल है, उसको मैं चूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैंने उसको चूज कर लिया, उसकी लोकेशन यहाँ पर दे दी। अब इसको स्कैन स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका एंड देखते हैं क्या क्या बाइनरीज यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। सो जैसे यहाँ पर आप गो पे क्लिक करते हो तो ये सारी की सारी बाइनरी आप स्कैन करके ला देता है आपके सामने। ठीक है, अब हम इनको रीड करते हैं एक्चुअल में क्या क्या मैलिशियस है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप जो ग्रीन कलर का ये देख रहे हो, ये साइड में ग्रीन कलर से देख रहे हो, ये जो है स्ट्रिंग है जो कि एनसी है। एनसी आप सभी को पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। एंड यहाँ पर नीचे में आपको कुछ और दिखेगी, ये तो पूरे ग्रीन है। यू जो है यूनिकोड दिखेगा, मतलब कि डबल बाइट यूनिकोड जो स्ट्रिंग है वो है। एंड यहाँ पर आर से अगर आपको आर दिखे, यहाँ पर अगर आपको आर दिख रहा है तो वो रिसोर्स स्ट्रिंग है। ठीक है, वो ब्लू कलर में होगा। एंड यू जो है यूनिकोड वो रेड में दिखेगा आपको। यहाँ पर हम आर को देखते हैं, अगर आर दिख गया तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आर नहीं है, लेकिन आर कहीं पर दिख जाए तो समझ जाना वो रिसोर्सेस स्ट्रिंग है। वॉरियर्स, यहाँ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये स्ट्रिंग्स हैं, ये उसकी नेम्स कोड है एंड ये स्ट्रिंग्स टोटली, मतलब उसके सामने लिखा हुआ है बेसिकली कि कौन सी स्ट्रिंग किस लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बायोस के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रिंग देख के बेसिकली पहचानना है कि
कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रही है जो कि हमारे सिस्टम के लिए या फिर हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल हो या हमारे सिस्टम को हार्म कर सकती है वो चीज़ें। तो इन स्ट्रिंग्स को आप पढ़ सकते हो, सामने में टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसके बारे में। एंड इस टूल्स में ऐसी सारी स्ट्रिंग्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे बायोस के एक्सेस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नोट इनफ स्पेस बताएगा, एरर बताएगा, ठीक है। एंड एरर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको देख के आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो एक मलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है। तो एक ये है, यहाँ पर रजिस्टर डिलीट वैल्यू है, ठीक है, डिलीट करने के लिए भी बोल रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये ऐसे पहचान सकते हो कि ये मलेशियस है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा दे देगी कि क्या उसकी स्ट्रिंग बेसिकली क्या काम कर रही है, ठीक है। सो ये स्ट्रिंग सर्च था। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप सर्च कर सकते हो स्ट्रिंग सर्च के लिए, ठीक है। तो ये टूल मैं ऑफ कर रहा हूँ, चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पैकिंग एंड ऑथेंटिकेशंस जो हमने देखा था उसके बारे में टेस्टिंग। यहाँ पर PID पर हमारे पास एक टूल है PID, जो कि यहाँ पर ओपन सोर्स है, आप डाउनलोड कर सकते हो PID, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ उसको एंड यहाँ पर मैं ब्राउज करूँगा मालवेयर जो हमको डालना है। यहाँ पर मैं वही ले लेता हूँ जो हमने स्ट्रिंग टेस्ट में लिया था, वही जो मालवेयर था उसी को ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने एक चूज़ कर लिया एंड ये बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इसने स्कैन कर लिया एंड आपको वार्निंग दे दी यहाँ पर कि ये जो है इसमें वायरस है, ठीक है। नीचे देख सकते हो आपको वार्निंग दे रहा है कि इसमें वायरस है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अगर कोई पैकिंग एप्लीकेशन है, कोई पैक करके रखा हुआ है तो यहाँ पर स्कैन कर लेगा हम, ठीक है। तो ये एक स्कैनिंग हो गई। सो ओके बॉयर्स, ये था स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस। यहाँ पर अब हम करने वाले हैं डायनेमिक मालवेयर एनालिसिस। तो डायनेमिक मालवेयर एनालिसिस करने के लिए हम जो हमने ट्रोजन डाला था उसी को हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर। तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ एक बार एंड मैं अपने सिस्टम में जाके ट्रोजन को एक बार यहाँ पर कनेक्शन उसका ले लेता हूँ, जिससे हमको पता लगे कि एक्चुअल में एनालाइज कैसे करते हैं हम इसको। तो वायरस यहाँ पर ट्रोजन्स में जाएंगे, ठीक है। एंड इसको मैं टर्न ऑन कर देता हूँ एंड स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर कनेक्शन, तो यहाँ पर आके ना मैं उस टूल को यहीं पर एनालाइज करूँगा कि ये एक्चुअल में अफेक्टेड है या नहीं। तो इसी में शेयर ड्राइव में मेरे टूल्स रखे हुए हैं, तो मैं वहाँ से एनालाइज करूँगा। एंड यहाँ पर मालवेयर एनालिसिस टूल डायनेमिक, एंड यहाँ पर पोर्ट मॉनिटरिंग टूल TCP व्यू, जस्ट मिनट। तो TCP व्यू EXE एंड यहाँ पर एग्री करेंगे एंड इसको टर्न ऑन कर देंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हो जितने भी पोर्ट्स हैं वो हम पे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें कैसे रन हो रही है। यहाँ पर आपको TCP एंड UDP सारी चीज़ें दिख रही है। एंड आपको अगर यहाँ पर कोई भी सर्विस दिखे जो कि आपको लगे मलिशियस हो, जैसे 680 यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो पोर्ट नंबर है वो किसका है, तो आप मैनुअली यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हो कि पोर्ट नंबर 680 यूज बाय पोर्ट 680 कौन यूज़ करता है। तो यहाँ पर आप कहीं से भी जाके सर्च कर सकते हो कि 680 कौन यूज़ करता है। तो यहाँ पर ट्रोजन्स आ रहे हैं, ठीक है, ट्रोजन यूज़ करता है। एंड कॉमन जो पोर्ट ट्रोजन यूज़ करते हैं उनके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रोजन यूज़ कर रहा है, तो अगर आपको ऐसे पोर्ट्स कुछ मिले, एंड ट्रोजन्स के द्वारा बहुत सारे पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं, तो कॉमन पोर्ट जो ट्रोजन के लिए यूज़ करते हैं किए जाते हैं बेसिकली, वो आप जाके यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं उस ट्रोजन को क्या करूँगा, ट्रोजन को मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा या फिर यहाँ पर सर्च करूँगा। यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन है। चलो यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको फाइंड करने, ठीक है। ये server.exe है, ठीक है, जो कि पोर्ट 680 पे यूज ले रहा है। यहाँ से आप एंड प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। एंड यस करके ये
क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी पे हमको और भी प्रैक्टिकल्स करने हैं। ओके, सो ये था पोर्ट मॉनिटरिंग का, ऐसे पोर्ट मॉनिटर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर टूल्स मैंने जो लिया है यूज, उस टूल का नाम है टीसीपी व्यूअर। ठीक है, एंड आपने देखा होगा यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आपको दिख रही थी, जैसे यहाँ पर देखो सिस्टम जो चीज़ें यहाँ पर रन हो रही है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड एड्रेसेस कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लोकल पोर्ट, ठीक है, रिमोट एड्रेस एंड बहुत सारी चीज़ें। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसी को लेके दूसरी प्रैक्टिकल करते हैं। इसी में यहाँ पर सेम प्रोसेस हम दूसरे टूल को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करके कर रहे हैं, जो कि है सी पोर्ट। सी पोर्ट में यहाँ पर जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखो बहुत सारे सेम चीज़ें हैं वहाँ पर, मतलब हमने जो चीज़ें देखा था सेम चीज़ें यहाँ पर भी विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ें आप देख सकते हो एंड यहाँ पर भी इसको एनालाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप सेम चीज़ें करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल्स ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं उस मलेशियस पोर्ट को ढूंढता हूँ जो कि यहाँ पर रन हो रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ सर्वर जो मैंने डाला था, यहाँ पर server.exe नाम से ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ पर पोर्ट जो दिखा रहा है वो देख सकते हो आप लोग। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, प्रोसेस आईडी, ठीक है, एंड टीसीपी यूज़ कर रहा है प्रोटोकॉल को, रिमोट, एंड ये रिमोट एड्रेस। ठीक है, इसी पे राइट क्लिक करके अगर आप प्रॉपर्टीज़ पे जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यूज हो जाएगी, दिख जाएगी, कहाँ पर इसका लोकल एड्रेस क्या है एंड कहाँ पर इसका एक्सेस लिया जा रहा है रिमोट एड्रेस का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे एनालाइज कर सकते हो, अगर ट्रोजन आपके सिस्टम में है तो उनको देख के एक एक को चेक कर सकते हो आप। ओके, सो ये वाला भी प्रोसेस डन हुआ है एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोसेस मॉनिटरिंग देखने वाले हैं, जो कि प्रोसेस यहाँ पर बेसिकली हम मॉनिटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रोसेस मॉनिटरिंग, जो कि बेसिकली यहाँ पर प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोकमैन करके हमारे पास है एक टूल, उसको यूज़ करेंगे हम। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ओपन होते ही सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। एंड वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस में किया था सेम, हम वहाँ पर उस सर्वर जो हमारा यहाँ पर .exe नाम का था, उसी को यहाँ पर हम सर्च करेंगे, जो हमने यहाँ पर डाला था, जो कि हमारा ट्रोजन है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं सर्वर बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर प्रोसेस करके लाया है ये। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस मॉनिटरिंग करता है आपके सिस्टम की। कोई भी यहाँ पर मलेशियस सॉफ्टवेयर रहा तो वो ये स्कैन कर देगा। तो यहाँ पर मैं सर्वर को फाइंड करता हूँ। सो बेसिकली आपके सिस्टम में जितने भी प्रोसेस यहाँ पर रन हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें रन हो रही है, वो आपको सारी यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर मुझे server.exe मिल चुका है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो इसकी प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको, यहाँ पर कौन सी डिल फाइल यूज़ कर रहा है वो, एंड यहाँ पर स्टैक। ठीक है, सारा स्टैक मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि ये प्रोसेसिंग क्या कर रहा है यहाँ पर। एंड इसको फुल भी कर सकते हैं, देख सकते हो आप, एंड कहाँ पर रन हो रहा है एक्चुअल में वो भी देख सकते हो। एंड ये प्रोसेस कहाँ कहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है वो, एंड इवेंट्स, यहाँ पर ये सारे इवेंट्स। ठीक है, ओके, सो आई होप आप सभी को यहाँ पर प्रोसेस स्कैनिंग कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो वॉरियर्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उनके साथ जिनको इस वीडियो की नीड है। एंड वन लास्ट रिमाइंडर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के कोर्सेस में, पेड कोर्सेस में, एडवांस कोर्सेस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके या फिर उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो वहाँ पर जो कंसर्न पर्सन है, हमारे टीम मेंबर, आप उनसे बात कर सकते हैं एंड कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ब्रोशर मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप बेसिकली पूरा ब्रोशर देख सकते हैं, अपने कोर्स की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। सो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।